अभी आज का जो सेकंड डे है हमारा, उसमें हम विल्सन के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने देखा है आज भी बहुत ही एक्सेलेंट आंसर्स आए हैं हमारे पास, और आज कुछ ज़्यादा आंसर्स अच्छे हैं। तो मुझे चुनने में अभी, क्योंकि आपने लगभग 6:30 के आसपास भी एक कॉपी आया है, तो मुझे इतनी तेज चुनने में थोड़ी दिक्कत तो हुई है, बट मैं उसको सॉर्ट आउट करके करूंगा। लेकिन अभी जो मुझे 3 बेस्ट लगा है उसको मैं डिस्कस करूंगा आज। कल नहीं कर पाया क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन बीच में पुट किए, सबने बोला देखने के लिए कॉपी। तो आज हम केवल 3 को करेंगे, जिससे कि आपको इनपुट पॉइंट मेरा भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके हेड ऑन, कि मेरा क्या उसमें सोचना है। जब आपका कॉपी मैं बाद में चेक करता हूँ तो उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट आते हैं जो आपके पास उसके मॉडल आंसर्स जा रहे हैं धीरे धीरे, तो वो भी आपको मिलेंगे। तो आप क्या करिए, लिखिए, जल्दी जल्दी डालिए। अब मैं क्या करूंगा, आज अगले 3 दिन का क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूंगा पहले ही। तो जो लोग लिखना चाहें, ऐसा होगा कि बहुत लोगों का तैयार होगा तो दे कैन राइट, बट बात यह है कि उसमें जो भी रिसोर्सेज हैं वो भी देने पड़ते हैं। तो रिसोर्सेज मैं आपको पहले ही दे दूंगा, आपको क्वेश्चन दे दूंगा पहले, रिसोर्सेज दे दूंगा पहले, अगले 3 दिन का कम से कम। ठीक है, तो 5 दिन का जो मैंने प्लान बनाया है वो अगर सक्सेसफुल आपका होता है, और अगर 5 दिन तक आप कंटिन्यू कर लेते हैं, जो मुझे मेरी तरफ से बिल्कुल मैं बार बार आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग करिए, क्योंकि देखिए कल 18 लोग थे और आज 13 लोग हैं। तो ऐसे ही घटेगा रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। और लोग पैनिक में इसलिए नहीं आते कि पैनिक में आना चाहिए या उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो इसलिए भी आ जाते हैं कि वो टेक थिंग्स ग्रांटेड लेते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अब तो मुझे मिल जाएगा, अब तो मैं कर लूंगा, अब तो मैं लिख लूंगा, अब तो मैं लेट कर लूंगा। ये नहीं होना चाहिए जनरल सर्कमस्टांस में। आपको फायर फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपना कंपटीशन बना के रखिए। और मैंने एक सरप्राइज गिफ्ट आप लोगों को बोला है कि एक मोबाइल में दूंगा आप लोगों को। जो लोग कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे, जिनका सबसे बेहतर आंसर होगा, एक काउंट किया जाएगा कि किसका बार बार रहा है बढ़िया, और आप में से कोई एक को मैं रिवॉर्ड करूंगा। ये छोटा सा गिफ्ट होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा होगा, बट मेरी तरफ से आप समझिए कि ब्लेसिंग्स हैं, स्पेशल ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से रहेगा आपको, कि आप एक्सेल करें। क्योंकि मैंने जिस भी 3 वीडियोस मैंने अपलोड किए आप लोगों के, उन 3 वीडियोस को आप लोग सारे लोग कई कई बार देख लीजिए। और जितने पॉइंटर मैंने आपको बताए हैं वो अगर आप कर लिया इम्प्लीमेंट, तो आपके आंसर्स नियर बाय परफेक्ट हो जाएंगे, जो किसी भी मॉडल और किसी भी टीचर के पास आपको नहीं मिलेंगे उतने इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि टीचर्स ईमानदार नहीं है, दिल से नहीं पढ़ाते। मैं दिल से पढ़ाता हूँ, मैं दिल से पूरा सपोर्ट करता हूँ। मुझे एक एक चीज, और मैंने हमेशा ये बोलता हूँ कि पैसे लेने के बाद मैं अपने आप को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ, पैसे लेने से पहले मैं थोड़ा कम रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। तो वो चीज मेरे अंदर है, वो इनेट एक समझ लीजिए कि एथिकलिटी। तो आप लोग पूरा सपोर्ट करिए और इसको बिल्कुल सफल कार्यक्रम बताइए, बनाइए। 16 लोग आ चुके हैं, तो अच्छा है। कल 18 थे और आज भी एक दो हुआ है एनरोलमेंट। एक मुंबई पुलिस के हैं हमारे जवान, तो उन्होंने ज्वाइन किया है। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। उनका नंबर आपको जान के आश्चर्य होगा, 115 नंबर है उनका। तो ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका नंबर बहुत अच्छा है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के दिमाग में है, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैं लूंगा, और बहुत तेज जवाब देना चाहूंगा, आप पूछ सकते हैं। प्लीज कम फॉरवर्ड एंड आस्क बिफोर वी स्टार्ट। हेलो। बताइए। एक्चुअली सर, कंक्लूजन ड्रॉ करने में, थोड़ा लार्ज कंक्लूजन ड्रॉ करने में हो जाएगा। कंफ्यूजन भी हो रहा है और जी जी, वो कौन इशू बोल रहे भी हैं आ आप? रहा कल भी यूपीपीसीएस आपने दिया हुआ, राइट? है। ऐसा। एक बार नाम बताइए प्लीज। राहुल कुमार। राहुल जी। हम्म। कंक्लूजन में ये मैंने आपको एक चीज सलाह दी है, वहां पे शायद ऐसा। उन्होंने नहीं सुना, और मैं बोल देता हूँ कि सारे लोग ये डेलिबरेटली ट्राई करिए कि मुझे इंट्रोडक्शन भी, आप फ्री हैं कि इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन जनरली लोगों का ठीक। कंक्लूजन क्या करिए, अलग से लिखिए आप, ठीक है। कंक्लूजन भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके जो फ्रैगमेंट्स हैं उसके भी कंक्लूजन लिखने की कोशिश। कंक्लूजन लिखने में क्या जाता है, आप 4-5 लाइन सोच के लिखिए कि इसका क्या हो सकता है स्पेसिफिक कंक्लूजन, और कंक्लूजन डेफिनेटली लिखिए आप। मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप नहीं होता है अगर कंक्लूजन, तो मैं सारे के कंक्लूजन खुद से लिख के अलग से डालूं। देखिए आज जो मैंने वहां पे कौटिल्य का डाला था, मॉर्निंग 2 बजे के करीब मैंने दिया था रात में, तो उसमें आपने देखा होगा कि कंक्लूजन को स्पेसिफिकली मैंने पॉइंटेड कर दिए। तो उनमें से वो सारे पॉइंट कंक्लूजन में लिखे जा सकते हैं मेरे हिसाब से, और एक्स्ट्रा पॉइंटर भी मैंने दिए थे। रिलेवेंस मैंने बहुत तरीके से बताया। ये एक रिलेवेंस है कि बहुत जो विद्वान है उनका कॉन्ट्रास्टिंग, कि भाई विल्सन, सॉरी, वेबर या गांधी या बाकी नेहरू के हिसाब से क्या होगा कॉन्ट्रास्ट कौटिल्य का, और एक वैसे भी कि रेलेवेंस क्या है उनका।
तो ओवरऑल उसमें ढेर सारे पॉइंटर आपको दिए गए हैं, तो उसको पढ़िएगा तो वैसे भी कंक्लूजन आपका बुलंद होना है, राइट। तो कंक्लूजन पे मैं स्पेसिफिक काम करने वाला हूँ और इसके लिए वरी नहीं करना है आपको। और कोई क्वेश्चन? नो सर। जी, नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेरी, और कोई शिकायत, और कोई सजेशन, जो भी है मुझे बताइए फटाफट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कल एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा बट उसमें अभी तक कंफ्यूजन ठीक से मतलब आपने बता दिया बट उसको क्लियर करने में अभी हम लोग को दोबारा लिखना पड़ेगा। तो सर उसमें टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर आएगा। तो सर वो कब करें और ये कब करें, थोड़ा सा मैनेज प्रीति बोल करने में रही है क्या? दिक्कत हो रही है। हाँ प्रीति। प्रीति, एक चीज बताऊं, आपका जो वरी है बिल्कुल अनफाउंडेड है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप अच्छा लिख रही हैं। मैंने आज का भी आंसर देखा आपका, राइट। तो एकदम आप टेंशन फ्री रहिए, आप जैसा लिख रही हैं एकदम प्रेशराइज्ड कंडीशन में लिखिए आप, समझ रही हैं? यस सर। लेकिन प्रेशराइज फील मत करिए। ये दोनों अलग ओके अलग सर। चीजें हैं। दो चीजें हैं महान बनने के लिए। महान बनना इन द सेंस की कॉपी पे भी महान बनना, टाइम एंड प्रेशर। यस सर। इस चीज को जिसने जीत लिया, इस एग्जाम को जीत लेगा, वो आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, पीसीएस ऑफिसर बन जाएगा। अगर आप उन चीजों को हटा देना चाहते हैं, यू विल बिकम कॉमनर, वेलकम फॉर दैट। अगर आप आईएएस और पीसीएस के लिए वेलकम चाहते हैं मेरी तरफ से, टाइम एंड प्रेशर को मैं नहीं किल कर सकता आपके लिए। ये हो सकता है कि मैं भी प्रेशराइज फील करूं आपके साथ, तो वो मैं कर रहा हूँ। मैंने रात में 2 बजे तक काम किया, मॉर्निंग फिर 7 बजे उठा, फिर काम करना स्टार्ट किया। मेरे आईएएस बैचेस को मैंने फिनिश किया और फटाक से मैं इसमें लग गया। मुझे पता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कैसे ले जाना चाहता हूँ। 10 दिन तक मैंने लगातार जो लिखा है, लगातार जो आपको बोला है कि 10 दिन तक आपको कराना है, उसमें से मैं हो सकता है 18 या 19 को मुझे थोड़ा विजिट करना है कहीं पे, तो वो मैं थोड़ा सा डिस्काउंट करूंगा। उस दिन हो सकता है क्लासेस ना भी हो, बट बाकी दिन मैं आपको लगातार लगातार करवाऊंगा काम। क्योंकि जनरल टेंडेंसी यही है ना कि एग्जाम के टाइम में क्यों ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है लोगों का, और मैं क्यों चाहता हूँ कि अभी ग्रोथ हो जाए प्रीलिम से पहले। 14 नवंबर से पहले जिसने अच्छा कर लिया वो दिवाली मनाएगा एग्जाम में, और जिसने दिवाली अभी मना ली वो एग्जाम हॉल में फॉल्स हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिए। तो प्रेशर एंड टाइम, 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू गेट, क्योंकि हर आदमी के लाइफ में आपको यही चीज है। तो महात्मा गांधी को महात्मा गांधी टाइम एंड प्रेशर ने बनाया, तो वो टाइम एंड प्रेशर का डंडा था वहां पे, ब्रिटिश का डंडा। अभी यहाँ पे बहुत इजी प्रेशर है। घर में बैठना है, चाय पीना है, कॉफी पीना है, आराम से बैठ के लिखना है, कान में कुछ लगा लेना है, लेकिन आवाज ना आए आपको, बस यू गेट ब्लैंक एंड राइट लाइक एनीथिंग एंड यू आर राइटिंग दैट। तो आपको बहुत ज्यादा वरी की जरूरत नहीं है। उन लोगों को वरी की जरूरत है जो एकदम बहुत ही मीडियोकर अभी आपका प्रिपरेशन लेके आ रहे हैं, तो उनको भी मैं उठा दूंगा, उनके प्रति भी मैं, मेरी संवेदना है, मैं उठा दूंगा उनको भी। डोंट वरी अबाउट दैट। सो हो जाएगा, थैंक यू धीरे सर। धीरे धीरे करेंगे। देखिए मैंने भी देखा ओके कि मैं एक दिन में आपको खत्म करके दे देता, मैं किसी को हायर कर लूं अभी, है ना, और मैं चेक करवा दूं मेरा, लेकिन वो चीज नहीं है ना यहाँ मकसद, और ना आपका है। आपने जो यहाँ पैसे 1 रुपया भी दिया है, तो आपका मकसद है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको मिले। तो मैं जितनी भी चीजें दूंगा, आप देखिएगा कि उसमें जो क्वालिटी का कोई चैलेंज कर दे मुझे नहीं कर सकता, बिकॉज आई नो आई एम द बेस्ट इन दैट। सो नोबडी कैन चैलेंज मी ऑन दैट पार्ट। एकदम टेंशन फ्री रखिए। जी, आप में से कोई और उठा रहे थे? धर्मेंद्र जी आप उठा रहे थे बात कुछ? धर्मेंद्र जी आज ही ज्वाइन किए हैं क्या धर्मेंद्र जी? ओके, चलिए तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। जी जी जी, कौन है? Sir, I have a question. शिवांगी. शिवांगी जी बताइए। सर मतलब आई एम रिलेटिवली न्यू, मतलब ऑप्शनल के लिए या हाल आई फिलहाल सीन में योर कॉपी, योर शुरू कॉपी इज गुड किया ओनली। है एंड मतलब आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि पेपर 2 भी खत्म हो जाए, बट देन दैट इंटरलिंकेज इज नॉट कमिंग अप, मतलब See, हम that is from my side. Don't demand it also, and don't speak about it also, because I will give you that. इंट्रालिंकर लिंकेज और इंटरलिंकेज क्या होता है, उसमें इतना बेहतरीन आपको मिलेगा जो कहीं नहीं मिल सकता। और वो मैं आपको क्या बोलूं, आज का जो 3 वीडियो है, डेटा ही खत्म होगा ना, 250, 300, 500, या अगर आपके पास ब्रॉड एंड बैंड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसको 4, 5, 6 बार देखिए तो सही, एक बार आप सही से, यू विल फील एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। मैं यहाँ पे एक बार नहीं कई बार रीइंफोर्स करा दे रहा हूँ। एक बार तो खुद आप लिख रहे हो, उससे पहले पढ़ रहे हो, फिर लिख रहे हो, दूसरा, तीसरा हो रहा है कि इसमें आपको कुछ मटेरियल लगातार मिलते रहेंगे, चौथा है कि आपको वीडियो अभी क्लास में आ रहे हैं, पांचवा क्या है, फिर आपको वीडियो मिल रहा है बेस्ट कॉपीज का, राइट। और छठा फिर क्या होगा, रीराइट अगर आप कर दोगे इसके बाद ये सारी चीजों को एसिमुलेट करके, तो इसलिए पेन पेपर लेके बैठो उन सारे वीडियोस में आप,
और मैं बहुत तेज बताता हूँ, 40 मिनट में भी मैं रुकता नहीं हूँ, 1 सेकंड भी सांस नहीं लेता हूँ। अगर आपने देखा होगा, एक कॉपी मैंने 40 मिनट में, एक कॉपी 30 मिनट, एक कॉपी 31 मिनट में मैंने उसको खत्म किया। उसके अलावा मेरे पास चारा नहीं है कि मैं आपको पूरा का पूरा उसमें जान उड़ेल दूं। पेपर पे नहीं उड़ेल सकता मैं जान, मैं वीडियो में उड़ेल सकता हूँ, तो मैं वो मेथड समझता हूँ, बेस्ट ऑफ बेस्ट में उड़ेल सकता हूँ तो मैं उड़ेल देता हूँ। अब देखिए ना, जाके कहीं से भी कोताही हो ईमानदारी में, जो भी मैं जानता हूँ एज एन एक्सपर्ट 10 साल में जो मैंने पढ़े हैं, उसका निचोड़ होता है 40 मिनट में या 30 मिनट में, और उससे कम में बनेगा भी नहीं वो वीडियोस। हाँ, बाकी लोगों के वीडियोस 10 मिनट 15 मिनट में भी बन सकते हैं, बाकी लोगों को मैं स्क्रिबल करके भी दे सकता हूँ, बिकॉज जो एक स्टैंडर्ड सेट होता है उसी पे आपको करना है, राइट। तो बार बार हम डिप्लीकेशन नहीं करेंगे, और जो वैल्यू एडिशन उसकी क्लासेस होंगी, मैंने बताया ना आपको, तो 10 दिन आप लगिए तो सही थिंकर में, थिंकर को इंग्रॉस कर रहे हैं हम लोग, सारे कॉपीज पढ़ जाइए। मैं उन लोगों से सलाह दूंगा जो लोग फ्री हैं, या जो लोग करना चाहते हैं रियली वेल, जो अपने आप को कहीं से भी वीक पाते हैं, सबसे पहले काम कीजिए, सारा कॉपी पढ़ जाइए जो आता है। ये तो फ्री में अवेलेबल हो रहा है ना, और बाकी लोगों को थोड़ी ना अवेलेबल हो रहा है वो, तो वो सारा कॉपी पढ़ जाइए। दूसरा, जो भी वीडियोज और जो भी मटेरियल और जो भी लिंक दिए जा रहे हैं वो कर लीजिए। आप देखिएगा, यहाँ पे तो बहुत चीज नहीं बता रहा हूँ मैं, मार्केट में क्या करता है, बड़ा बड़ा बंडल मटेरियल फेंक देता है, तो उससे नहीं होगा, या मॉडल आंसर फेंक देता है, उससे भी नहीं होगा। आपका काम करना यहाँ जरूरी है, तो वो मैं लग के करा रहा हूँ, उस पर बिलीव करिए, और कहीं भी एक स्टेप आगे जाने की कोशिश नहीं करनी है प्रोसीजर के मामले में, एक स्टेप थिंकिंग के मामले में और काम करने के मामले में। ज्यादा से ज्यादा बार उन वीडियोस को देखिए जो मैं आपको अपलोड करके दे रहा हूँ, वो दैट इज लाइक जेम ऑफ मटेरियल, एंड इफ यू हैव नॉट सीन देन यू विल नॉट अप्रिशिएट दैट। अगर आप उसको देखते हो तो आप समझ पाओगे कि उसमें कितनी चीजें हैं जिस पे मैं गौर करता हूँ, और धीरे धीरे लगातार होगा वो एक दिन तो नहीं है, 10 दिन का मैंने ये लिया है कि थिंकर को तो मैं बिल्कुल ही मांझ देना है मुझे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, वुड्रो विल्सन, सी देखिए इस कॉपी में मुझे एक चीज बड़ी दिक्कत दिखी, एक इनका है, प्लीज बताइए कि इसका नाम। Excuse me, sir. जी जी जी, Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, me Pushpa, sir. हाँ जी जी, पुष्पा जी बताइए। Sir, have you checked my copy? आपका कॉपी पूछ रही हैं आप? That is submitted yesterday. Yes, sir. या यू विल बी गेटिंग दैट। सी आपका थोड़ा लेट भी आया था, और धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं। आपकी कॉपी से ज्यादा देखिए, अगर आपकी कॉपी टॉप 3 में आ रही है तो डेफिनेटली वो तो चेक हो ही जाएगा टाइमली। आपकी कॉपी से भी ज्यादा मैंने आपको क्या बोला, जो भी आपको मटेरियल मिल रहे हैं वहां पे, और जो भी वीडियोस मिल रहे हैं उसको फटाफट खत्म करते जाइए। आपकी कॉपी चेक होके मिलेंगी, 48 आवर मैक्सिमम आपको मिल जाना है, जैसे भी किसी भी तरीके से चेक होके। तो इसके लिए एकदम टेंशन मत लीजिए। आपको कोई प्रोसीजरल में लग रहा है, या आपने वीडियोस वगैरह देखे अभी तक, आपने स्टार्ट किया काम अपनी तरफ से, जो भी काम यहाँ पे दिया जा रहा है? Yes, sir, I will start. या टेक योर टाइम एंड डू दैट। Actually, sir, आप अगर इवनिंग में बताइए। क्वेश्चन अगर इवनिंग में प्रोवाइड कर देते तो हम लिख लेते। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि अब आपको टाइमली नहीं, 9 to 5 आवर ऑफिस। हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। 3 दिन आपको 3 दिन का पहले ही मिल जाएगा स्टार्ट। जो मेरी तरफ से कंडीशन है वो भी तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। कंटिन्यूस काम आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। ये सब सारी चीजें आपको दिख नहीं रही है कि 40 मिनट 30 मिनट ऐसे कर करके लगातार काम हो रहा है, तो वो चीज आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। तो देखिए, ये किनका है कॉपी, जल्दी से बताइए। अभी अब हम सवाल को कट करेंगे और इसको पूरा खत्म करेंगे। 3 सर कॉपी। मेरा डिम्पल। डिम्पल का, ओके ओके। डिम्पल आपका ये क्या है, इसमें आपको जो स्पेलिंग कैपिटल बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं, राइट? लेकिन हाँ। आपकी कॉपी आज अच्छी है, आपकी कॉपी बहुत ही अच्छी है, उसके लिए मैंने इसको सबसे पहले रखा है, और उसके बाद 2 कॉपी और मैं लूंगा। तो इस पे आप लोग पूरा फोकस करिए, और हम लोग थोड़ा जल्दी भी कंप्लीट करेंगे, है ना। 8 बजे तक कंप्लीट करेंगे, 1 घंटे में हम 3 कॉपी देखेंगे, और उसके बाद फिर वैल्यू ऐड हो जाएगा आपका। और जो कॉपी मैं कर रहा हूँ उस पर पूरा ध्यान दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछिएगा भले ही, ठीक है। क्वेश्चन मैं 8 बजे के बाद भी ले लूंगा, लेकिन 8 बजे तक कम से कम इस पे फोकस करिए, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको पब्लिक ऐड जानना जरूरी है। अगर आप फील करते हैं कि मैं एक्सपर्ट हूँ या मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, इफ यू बिलीव इन दैट, तो आपको पूरा ध्यान देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले डिकोड करते हैं 2 मिनट के अंदर। कॉलिंग वुड्रो विल्सन द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग इनजस्टिस टू इक्वली और इवन मोर एमिनेंट कंट्रीब्यूशन। एक तो इक्वल कि इक्वल होगा, और एक में क्या होगा, बड़ा, इनसे भी ज्यादा। यहाँ पे विल्सन है, छोटे पड़ जाएंगे, उससे भी ज्यादा इमिनेंट कंट्रीब्यूशन हुआ है।
मेड प्रायर टू हिम। प्रायर टू हिम का मतलब पास्ट में, एंशियंट टाइम में, मिडिएवल टाइम में, क्योंकि ये मॉडर्न टाइम में थे। वुडरो विल्सन ने 1887 में स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा था, ये सारे लोगों को पता है। इसके बाद इन्होंने इन्वोक किया था कि स्टडी होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, राइट। कमेंट करना है, तो कमेंट का क्या मतलब है? देखिए, कमेंट का मतलब जो सबसे स्टैंडर्ड होता है उसका मतलब होता है दो। इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है कि ये जो लिखा गया इसको आपको एकदम सब्सटैंशिएट कर देना लग के पहले, इसको बिल्कुल उलट नहीं करना है आप लोगों को, ये ध्यान रखिएगा। कमेंट वाले में, कमेंट वाले में क्या करना है? पूछा गया है कि विल्सन जो है वो बेगैरत का पिता बन गया है, उसका कोई ऐसा नहीं है, उससे भी बढ़िया इक्वल कंट्रीब्यूशन वाले भी लोग मौजूद हैं, और उससे पहले भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को काफी एनरिच करके गए हैं। तो इसी कथन को आपको सत्य करना कि हाँ विल्सन ठीक है, विल्सन का जो नॉमिनल कंट्रीब्यूशन है उसको पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, और जो पहला पार्ट होगा आपका उसमें आपको लिखेंगे कि क्यों नहीं जो है इसका कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा वास्ट, जितना बताया जाता उतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म हो चुका, उसकी प्रैक्टिस की जा चुकी और बेहतरीन काम किया जा चुका। इसी को सब्सटेंशिएट करना है पॉइंट्स में। मैंने आपको बताया रामायण, मैंने आपको बताया महाभारत, और मैंने आपको बताया अर्थशास्त्र, मैंने बताया आपको जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरिस्ट हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, अमेरिकन रेवोल्यूशन के जितने विद्वान हैं उन सारे लोगों का नाम लेना है, एंशिएंट चाइना का नाम लेना है, सुंजू का नाम लेना है, उससे पहले भी आपको जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, जिसमें कि सुमेरियन सिविलाइजेशन, जिसमें कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में मिस्र का जो पिरामिड है, गीजा का जो पिरामिड है, वो सब सारा एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल माना जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि बिना एडमिनिस्ट्रेशन के बन ही नहीं सकता। ताजमहल वगैरह का जो एग्जाम्पल है, हालांकि जितना भी डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसमें अहम था और वो काम करा लिया उन लोगों ने। तो गेट थिंग्स डन वाली बात जो विल्सन करते हैं वो बेहतरीन तरीके से पहले भी होता आया है। उसमें आपको जो डिबेट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है वो एंशिएंट टाइम से ज्यादा करना है, रोमन सिविलाइजेशन का भी एग्जांपल देना है, जिसमें एरिस्टोटल, प्लेटो और बाकी लोगों का नाम भी आपको लिखना है। थ्योरी ऑफ जस्टिस में जॉन रॉल्स का भी नाम, मिल्स का भी नाम, और इन सारे विद्वानों का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप। तो आपके लिए पूरा का पूरा यहाँ पे कैनवास ओपन है, ये आप उसको बहुत बढ़िया से एक एक लाइन, दो लाइन कर करके लिख सकते हैं और अपने पॉइंटर्स बना सकते हैं। ये जब कर देंगे तो कमेंट का पहला पार्ट संपूर्ण हो जाता है कि ये चीज जो पूछ रहा है उसको सब्सटेंशिएट कर दिया बंदे ने। कमेंट में अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इतने तक ही सीमित नहीं रहना है जो स्टेटमेंट पूछा है, इसके बिल्कुल उलट बताना होता है, 360 डिग्री घूम जाना है, और जितना भी आपने स्टेटमेंट लिखा है उसको बिल्कुल उलट के बता देना कि नहीं भैया, विल्सन वॉज द मैन बिहाइंड द सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशन, जो बिल्कुल ही उत्पत्ति का जो जनक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टडी के मामले में, सब्जेक्ट के मामले में, सब्सटेंशिएशन के मामले में, इन्वोकेशन के मामले में, मोटिवेशन और इन्फ्लुएंस के मामले में, उससे बढ़िया, विल्सन से बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने 5 पॉइंटर 7 पॉइंटर ऐसे बता दिए जो कि किसी विद्वान ने क्लियरली नहीं बताया था। उन्होंने जो स्पेशलाइजेशन और टेक्निकलाइजेशन ब्यूरोक्रेसी की करनी चाहिए, उसमें एक शुद्ध आत्मा बसती थी, प्योर हार्ट बसता था, और उन्होंने जो बात की उस बात में दम है, क्योंकि एक ऐसे इतना कुछ हिला दे, इतना कुछ हिला डुला दे, इतना संभव नहीं था। तो विल्सन के आइडिया में दम था, और विल्सन के आइडिया के बाद बाहर आ जाता है इनके आइडिया को क्रिटिसाइज करने वाले, इनके आइडिया को इंप्रूव करने वाले, इनके आइडिया को इवॉल्व करने वाले। इसीलिए मैंने सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन दिया। तो कमेंट में क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट दिया है उसको सब्सटेंशिएट कर देंगे। देखिए, मार्क्स बढ़ाने में एक एक पॉइंटर का योगदान होता है। क्रिटिकली वाला जो था आपका, उसके लिए मैंने आपको बना रखा है, आज मैं उसको पोस्ट करूंगा, तो आप देख लेंगे कि क्रिटिकली एग्जामिन या क्रिटिकली डिस्कस या क्रिटिकली सब्सटेंशिएट में आपको क्या लिखना होता है। एग्जैक्टली मैंने लिख के दिया, लेकिन कमेंट को मैं अभी समझा रहा हूँ। कमेंट को आप लोग समझ जाइए कि जो स्टेटमेंट दिया है उसको पूरा आपको उसी हिसाब से उसको प्रूफ कर देना, उसको सब्सटेंशिएट कर देना है, उसी को पूरा दमखम लगा के प्रूव करना है ऑन पेपर। उसके बाद बिल्कुल 360 डिग्री घूम के आपको उसको पूरा काट देना है कि नहीं नहीं नहीं, होंगे इक्वल, होंगे एमिनेंट, बट पढ़ाने के मामले में, स्टडी के मामले में विल्सन से बढ़िया कोई नहीं। राइट, तो ये चीज है आपका कमेंट का। दूसरी बात आते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट, राइट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज डिसिप्लिन लेटर। ये थोड़ा सा आपने गलत लिख दिया, उसमें क्वेश्चन में लिखा है डिसिप्लिन लेटर ऑन होगा, नाउ नहीं होगा, लेटर ऑन, ठीक है।
तो जो बाद में जो चीजें हुई हैं, जिसमें मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था हेनरी के पैराडाइम, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बहुत अच्छा किया आपने, उसमें भी मैंने एक चीज देखी, गलती क्या हुई कि जब आप हेनरी का पैराडाइम देख रहे हैं तो हर जगह आपको विल्सन बताना है कि यहाँ तक आ गए, लेकिन विल्सन का टोन दिखता है, यहाँ तक आ गए, 1910 में आते हैं, 1920s में, 30s में, 40s में, 60s में, 70s में, 90s में, और अभी मैरी ओलियरी वाला जो थर्ड मिनोब्रुक है, जिसमें वो बोलती हैं कि सोशली एम्बेडेड प्रोसेस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सोशली एम्बेडेड प्रोसेस फॉर ह्यूमन फ्लरिशिंग ऑफ ऑल। कहने का मतलब ये है कि लोक प्रशासन जो है वो जो ह्यूमन फ्लरिशिंग मतलब जो ह्यूमंस हैं उसको ग्रोथ करने के लिए एक सोशली एम्बेडेड प्रोसेस, सामाजिक रूप से बिल्कुल अटैच्ड प्रोसेस है, ठीक है। तो सामाजिक उत्पत्ति से ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उत्पत्ति होनी चाहिए या समाज को ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये जो इक्विलिब्रियम बनाया, यहाँ तक आने में भी विल्सन का ही योगदान दिखता है। तो विल्सन ने एक बिल्कुल एक पाथ बना दिया, एक लीडरशिप प्रोवाइड किया। तो ऑब्वियसली उनको, जैसे कि फादर ऑफ नेशन कहना गांधी जी को कितना उचित है या नहीं उचित है, ये भी, इस पे भी डिबेट चलता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जो भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव थे उनका कंट्रीब्यूशन इमेंस है, क्योंकि उन्होंने जान दे दी। तो गांधी जी का भी जान ले लिया गया है ना। तो ये आपका लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए यहाँ पे। आई एम नॉट डिग्रेडिंग और आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन दैट, बट अंडरस्टैंड कि आपका लॉजिकल बेंट कहाँ होना चाहिए। तो गांधी जी ने अपने तरीके से किया, उनको भी मारा गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने खुद से दिया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मरना है, क्योंकि मुझे शहीद होना है, क्योंकि इससे भी लोगों के अंदर उबाल आएगा, जो उबाल बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है इंडिया में। उसके बाद भी लेकिन हम देखें कि अंबेडकर साहब को बोलेंगे कि नहीं नहीं, वो खुद से मरे हैं या वो खुद से गुजरे हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये बिल्कुल अहम नहीं होगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैसे किसी ने कंट्रीब्यूट किया, कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया, कितना इफेक्ट क्रिएट किया, कितना ज्यादा वो डीपली गया और कितनी चीजों को उसने सुधारा जल्दी जल्दी। तो ये भी विल्सन का एक बहुत ही अच्छा था कि जैसे कि बाकी विद्वान जो पिछले थे, वो अपनी थ्योरी लिखते थे तो थियराइज नहीं कर पाते थे। अगर वो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, तो वो क्लियर प्रेस्क्रिप्शन नहीं था, बड़ी बड़ी बुक्स थी। और अगर वो बताते थे तो उसका एक दिखता तो था सोसाइटी में, जैसे अर्थशास्त्र का कहाँ दिख जाता है, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में दिख जाता है, लेकिन थियराइजेशन करने की कोशिश की नहीं गई है क्लियरली कि हाँ हमें थियराइजेशन करना है या इसको इम्प्रूव करना है। कौटिल्य का एक उसमें अहम था, एक ईगो था, एक ईगो की भावना वहां पे क्या थी। कौटिल्य जो कि बहुत महान है, मेरे जैसे लोग उसको नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो काव्य है, ये उनका जो एपिक है, एक तरीके से काव्य ही समझिए उसको, क्योंकि एक एक चीज चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कुछ बता रहा है पोएटिक वे में कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम उनको इस तरीके से देख सकते हैं कि थियराइजेशन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने फिक्साइजेशन किया, फिक्स्ड कर दी चीजों को। तो विल्सन ने वो नहीं किया। विल्सन ने कहा ये चीज होना चाहिए, लेकिन मैं भी अवेयर हूं कि मैंने बहुत ही लेमैन टर्म में बताया है कि ये चीज होनी चाहिए। बट ही वॉज द स्टॉलवर्ट टू इनिशिएट द प्रोसेस, टू इनिशिएट दैट, जो आपका व्हील है उसको उन्होंने मोशन में डाल दिया, और वो मोशन बहुत बेहतरीन और सक्सेसफुल भी रहा। बाद में जब वो बनते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उसके बारे में भी जिक्र कर सकते हैं। न्यू आइडिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, न्यू गवर्नमेंट के बारे में जो उन्होंने बात की कि किस तरीके से नया गवर्नमेंट होना चाहिए, जिसमें पब्लिक ओपिनियन भी होना चाहिए, मीडिया का रोल भी होना चाहिए, जिसमें जो डायकोटमी है वो भी उतनी नहीं दिखनी चाहिए, डायकोटमी इज वेग। और अपना जो आइडिया उसको भी खुद उन्होंने बोला कि माय आइडिया इज टू ब्रॉड एंड टू वेग, खुद ही बोल दिया। वान राइपर वगैरह ने भी बोला। तो वो चीज वो जानते थे कि, लेकिन वो बोलना क्या चाह रहे थे, वो बोलना चाह रहे थे कि जो हमारा करप्शन वाला एरा था उसको खत्म करके, लूट सिस्टम, स्पॉइल सिस्टम को खत्म करके अब हमें एरा ऑफ डेवलपमेंट में और ग्रोथ में आना पड़ेगा। उसके लिए सुपर स्पेशलाइजेशन चाहिए। जैसे कि एक एमबीबीएस है और वो आंख का इलाज कर रहा है, एक औषधि वाले इलाज कर रहे हैं आंख का, एक ट्रेडिशनल सिस्टम वाले आंख का इलाज कर रहे हैं, और एक सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो कि अमेरिका से या कहीं से भी पढ़ के आ रहे हैं। इंडिया में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो बेहतर हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए, उससे वो पढ़ के आ रहे हैं, जिसमें आंख के एक एक चीज को उन्होंने सुपर स्पेशलाइज किया, एमबीबीएस, एमडी, डीएम, और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें उन्होंने की हैं। तो और वो करंट में प्रैक्टिकली कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो आप किससे दिखाना पसंद करेंगे? सिंपल सी बात है, सुपर स्पेशलाइज्ड। तो यही बोला कि प्रोफेशनल होना चाहिए, सुपर स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, इफिशियंट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, इकोनॉमी ओरिएंटेड होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात वेलफेयर तभी होगा जब वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड नहीं होगा इस चीज के लिए कि जितना लूटा गया था उसके लिए रेंट सीकिंग एटीट्यूड हो। ये वर्ड आप लोग लिख लीजिएगा, रेंट सीकिंग एटीट्यूड। रेंट सीकिंग एटीट्यूड क्या होता है? जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना कमाएंगे। जैसे कि आज के नेता बहुत सारे जो राज्य हैं उनमें करते हैं, बहुत सारे मंत्री जो सेंट्रल लेवल के वो भी करते हैं, ये रियलिटी है।
और बहुत सारे जगहों पे पूरी सरकार गिरा दी जाती है पैसे से खरीद के, लेकिन फिर उसके बाद किया जाता है, जब शासन चलाया जाता है तो उससे कहीं ना कहीं डोनेशन के तौर पे हो, इलीगल मनी तो यूज होता है। तो वो चीज क्या है, वो स्पॉइल सिस्टम है, फिर बाद में वो रेंट सीकिंग बनेगा, जनता के गले का घाव बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसा करने से मना करने के लिए ही विल्सन ने बोला कि पॉलिटिक्स को अलग करो, पॉलिटिक्स की अपनी चुनौतियां हैं, पॉलिटिक्स के अपने लिमिटेशंस है, जिसको उन्होंने बोला हरी एंड स्ट्राइफ। जैसे अभी आप लोगों को हरी लग रहा है, हरी बड़ी जल्दी जल्दी कर ले सब कुछ, स्ट्राइफ मतलब बहुत ज्यादा जो है उसमें घोर घना छाया रहता है, कभी बादल घिर रहे, कभी कुछ हो रहा है। स्ट्राइफ मतलब बहुत ज्यादा उसमें धुंधलापन है, बहुत ज्यादा उसमें मिक्स मैचिंग थिंग है ना, कुछ भी व्हाइट और ब्लैक नहीं है, ग्रे है सब कुछ एरिया। जैसे वो कौटिल्य बताते हैं कि कौटिल्य क्या बताते हैं, कौटिल्य बताते हैं कि एथिकलिटी जो स्टेट की होती है वो एथिकलिटी पर्सनल एथिकलिटी से अलग होती है। सिंपल वही बात विल्सन ने बोली कि स्टेट का जो पॉलिटिक्स है और स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अगर हम चेम्बराइज्ड कर दे, उसको मैं सेपरेट कर देता हूं ना, तो ये ब्यूरोक्रेट चैन की सांस लेंगे और वो कर पाएंगे काम। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जरूरी है ज्यादा पॉलिसी मेकिंग से। कॉन्स्टिट्यूशन हमने कई बार चेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बहुत सुधार किए, ये विल्सन बोलते हैं। ओरिजिनल ऐसे पढ़िएगा, उसमें कुल क्लियरली लिखा हुआ है, इसलिए मैंने बोला जिनके पास टाइम हो वो पढ़ लीजिए, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, आप खुद से लिख देंगे, ठीक है। और वही है, हाईलाइट करते जाइए और उस हाईलाइटेड पोर्शन को पढ़ लीजिए। और उतना टाइम है, पता है आपको, 3 महीने जब मिलता है ना यूपीएससी वाले बंदों को, तो वो उतना 9 सब्जेक्ट पढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे 9 नहीं पढ़ना है पेपर। प्लीज थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड पूरा ओपन है, प्लीज बंद करिए। तो यहाँ जो वुडरो विल्सन का सिद्धांत है वो इसी मायने में आपको देखना होगा, और उसका जो स्ट्रक्चरिफिकेशन है ऐसे ही करना होगा। लेट्स सी नाउ द क्वेश्चन, कि क्या क्वेश्चन में कहा गया है। यहाँ पे ज्यादा चर्चा करनी जरूरी है क्योंकि आपको बैकग्राउंड जो भी गैप्स हैं वो फिल हो जाए, राइट। तो राइट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बाद का भी आपको जो हेनरी पैराडाइम है और अभी तक का, सब में विल्सन का पुट डालते हुए चलना है। किसी ने ये पूछा था कि सर विल्सन सब उसमें नहीं है, लिखा नहीं हुआ है, लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये सबसे बड़ा विद्वान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्मदाता, इससे ज्यादा आपको क्या अवॉइड कर ही नहीं सकते इसको। तो ये आपका जो यूनिट 1 है, जो सेक्शन 1 में जो यूनिट वाला सबसे पहला है बेसिक प्रेमाइसेस, उसमें एक एक पॉइंट में आपको विल्सन जरूर लिखना है। और विल्सन पता नहीं क्यों नहीं लिखा है, यूपीएससी के सिलेबस में विल्सन लिखा है, यूपी पीसीएस में लिखा है, बीपीएससी ने नहीं लिखा, लेकिन आपको हर जगह विल्सन कोट करना है, विल्सन के आइडियाज लिखने हैं, तभी आपको नंबर मिलेगा। बहुत लोग विल्सन ही छोड़ देते, तो वो एग्जामिनर जो है वो तो उसको तो सेंटिमेंट है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वो नंबर नहीं देगा आपको। Spoil system, but he became president in 1913. That Goodnow and Taylor in the picture. आपका थोड़ा स्पेलिंग मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसमें क्या लिखा आपने, ठीक है, जो बताया बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। I want to say कि जब वो प्रेसिडेंट बने तो उस समय तो गुडनो एंड टेलर के भी थ्योरीज आ चुके थे सर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे क्या है डिफरेंस, क्या है मैं बताता हूँ। गुडनॉ जो है ना, उसको अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बादशाह बोला जाता है, और इनको ओवरऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पिता बोला जाता है, फाउंडर, एक तरीके से फाउंडर ऑफ या पाइनियर ऑफ और सेमिनल कंट्रीब्यूशन। वर्ड समझ रहे हैं ना, सीमेन से बना हुआ है सेमिनल, तो इससे उत्पत्ति होगी ना किसी भी चीज की, तो वो उसी तरीके का सेमिनल कंट्रीब्यूशन माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि उसमें क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है। क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे, उसमें कुछ अचीव नहीं किया, लोगों का ध्यान ही नहीं पड़ा। इसने इतना छोटा बताया, इतना सकेंटली बताया, और एकदम मेथोडोलॉजी बता दी, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग बता दिया, ये करना है, ये करना। आर्ट होना चाहिए कि साइंस, तो साइंस। पब्लिक होना चाहिए कि प्राइवेट, तो बोला कि प्राइवेट वाला गुण यहाँ पे आना चाहिए। बिजनेस लाइक या अनबिजनेस लाइक, तो बिजनेस लाइक को सेलेक्ट कर लिया। तो इनमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ये बात आपको समझना होगा। इनका क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है क्योंकि इतना छोटा क्यों लिख दिया यार, लोगों को ज्यादा पढ़ने की आदत है, लोगों को इम्प्लीमेंट। तो इनका यही कथन था कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी बना सकता है। तो ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट एक्शन, और ये भी लिख लीजिए आप लोग, गवर्नमेंट एक्शन एंड गवर्नमेंट इन एक्शन एंड गवर्नमेंट इन एक्शन। आप समझ रहे हैं, 3 चीजें इन्होंने बताई, ये तीनों चीजों में उन्होंने डिफरेंशिएट किया। बोला गवर्नमेंट एक्शन जो है ना, बहुत ही न्यूट्रल वर्ड है। गवर्नमेंट इन एक्शन, ये हमें इम्प्लीमेंटेशन से मिलता है, और इसी पे हमें काम करना है। इसी के लिए हमें स्पॉइल सिस्टम को हटा के, जैक्सोनियन और बाकी सारे एराज को हटा के, स्पॉइल सिस्टम, लूट सिस्टम को हटा के हमें आना है एक फेडरल एरा में, जहाँ पे कि लोगों के प्रति ब्यूरोक्रेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऊपर वाले के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो ब्यूरोक्रेट्स को रिस्पॉन्सिबल बना दिया किसके प्रति, राजा के प्रति या प्रेसिडेंट के प्रति, राजा यही है ना यहाँ का। तो ये चीज क्रिएट कर दिया। पहले क्या था, पहले दोनों लोग मिलके हिल-मिल के रह रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दोनों एक ही कोठरी में रह रहे हैं। ब्यूरो चैम्बर मॉडल जो आपका रिक्स का है, उसमें आप देखोगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट इन एक्शन, तो ये आपका बहुत ही ज्यादा मूविंग है,
ठीक है। एनिमेटेड, एनिमेशन मतलब काफी ज्यादा जो है आपका उसमें गति दिखेगा आपको। लेकिन गवर्नमेंट इन एक्शन, इन एक्शन मतलब बहुत ही ज्यादा लिथार्जिक, तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये चीजें भी लोग बताते हैं कि अगर ब्यूरोक्रेसी को अगर अलग कर दोगे और उसके बाद टेलर का प्रिंसिपल और वेबर का प्रिंसिपल लगा दोगे तो ब्यूरोक्रेसी बहुत फैट ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा, फैट स्टेट हो जाएगा। तो इन चीजों का जिक्र आपको बीच बीच में करते रहना। देखिए एनालाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है ना वो बहुत अहम होता है। जितने बड़े टीचर मिलेंगे ना आपको, जितना पैसा, मोटा पैसा वो लोग लेंगे, यही सब पॉइंट पे आप लोगों को गौर कराएंगे। तो आप लोग इस चीज को समझना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो वो बार बार आप लोगों को ठगेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज मैं आपको रेडिली बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल लिख लीजिए एक पॉइंट को और आप इंप्लीमेंट करते जाइए। दूसरी बात, मैंने हर जगह उन जितने भी वीडियोस दिए हैं उसमें मैंने ढेर सारे थिंकर्स, अगर कौटिल्य है तो मैंने उनको सारे थिंकर से कनेक्ट कर करके आपको क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स से और बाकी सारे लोगों से, बाकी आपका काम है कि आप कितना ज्यादा उसमें डरिए मत भाई। यहाँ पे लिखने के लिए ना सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, बढ़ने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, और लिखिए, गलत ही लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। देखिए यहाँ पे 10 लोग 15 लोग 20 लोगों के पास एक्सपोज हो जाइएगा और सीधा बन के निकलिएगा राजा, तो अच्छी बात है ना कि यहाँ पे आपने कर दिया गलती और सीख लिया हमसे। मैं गुस्सा नहीं होता गलती करने से, मैं खुद ही गलती करता हूँ इतना ज्यादा, मतलब लिखने में और ये करने में किया था। तब जाके मैंने धीरे धीरे एक पायदान पकड़ लिया और मैंने जितनी ज्यादा क्वेश्चन पूछिएगा, जितना ज्यादा दिमाग एक्टिव रखिएगा, जितना ज्यादा एनालाइज करिएगा, जितनी नई चीजें लिखने की कोशिश करिएगा अलोंग विद योर बेसिक कोर को नहीं भूलना है भैया। नया करने में टाइम लगा दिए, 4 बजे तक लिखना था और पूरा सोच रहे हैं अभी तक 40 घंटा से, नहीं, लिख दीजिए जब भी टाइम मिले। मैंने क्या बोला, 1 लाइन लिखना है तो भी आधा घंटा और 400 लाइन लिखना है तो भी आधा घंटा, और आप लोग अच्छा कर रहे हैं। तो लेट्स सी दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये आपको लिखना है, यही सब कोटेशंस आपको लिखना है। क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? लोक प्रशासन, डिटेल्ड और सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, ये वुड्रो विल्सन ने बोला था और ये कोटेशन से स्टार्ट हो सकता है। इसी तरीके से उन्होंने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, आप लोग लिख लीजिए प्लीज, राइट इट फास्टर, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज easier than it is easier to make the constitution. It is easier to make the constitution or write the constitution than to run it. क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बड़ा आसान है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना, उसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम है, वुड्रो विल्सन ने बोला था। यही चीज यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आपको देती हैं, बिल्कुल जबरदस्त वाला नंबर आपको दे देता है। इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन। और अगर आपका ये पहला आंसर है तो आपको जज कर लेगा तुरंत, पढ़ के आया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रैक्टिस में भी एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन इटसेल्फ। बहुत बढ़िया लाइन है, ये सारे किताबों में लिखा हुआ है, बट एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। देखिए अब डिसिप्लिन की बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है। डिसिप्लिन में आपको यहाँ पे ब्रैकेट में सब्जेक्ट भी लिख देना है ताकि डिसिप्लिन आपको लगे कि वो समझ रहा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ये लिखना है आपको, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। जब भी लिखना है ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। सिंप्लीफाई करना आपका काम है, आपका काम है 5वीं कक्षा के बच्चों जैसी बात करना, लेकिन पीएचडी जैसा कंटेंट देना। ये बात समझ लीजिए, तभी नंबर मिलेगा, ठीक है। इट कैन नॉट क्लेम अ लॉन्ग हिस्ट्री, ठीक है, इस एज अ डिसिप्लिन ये बता रही है तो ठीक है। द ओरिजिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम 1887, ये भी ठीक है। विद पब्लिकेशन ऑफ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, ये भी ठीक है। अदरवाइज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन ऑफशूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक लॉ, ठीक है, एकदम सही लिखा उन्होंने। अब यहाँ पे करिए क्या, देखिए हर बार मैंने तीनों वीडियोस में बताया यहाँ पे इंप्रूवमेंट पॉइंट क्या हो सकता है। दिस इज वैलिड, दिस इज गुड, इंट्रोडक्शन इज वेरी वेरी गुड। यहाँ पे उन्होंने कोट लिखा, उसके बाद उन्होंने क्या है इसको बताया, कंसेप्चुअल है इनका। वाई वाला फैक्टर इसमें है कि वाई वी नीड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रैक्टिकल साइंस, ये इन्होंने लिखा। और विल्सन को क्या जरूरत पड़ गई थी इसको स्टडी या डिसिप्लिन को एकदम न्यू लीज देने के लिए, उसका वाई का यहाँ पे जिक्र है। दैट्स वाई दिस इंट्रोडक्शन इज गुड। मोर वाई कैन बी रिटन बाय क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या वाई फैक्टर हो सकता है। वाई वुड्रो विल्सन इज नोन एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट अदर पर्सन। तो आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि यार वेस्टर्न लोगों ने हिस्ट्री लिखी, वेस्टर्न थॉट है ये, और सैकड़ों सालों तक वेस्टर्न लोगों ने हम पे राज किया, तो इसीलिए हमारे कंट्रीब्यूशन को भी कम करने की वो बात कर। और दूसरी बात कि हमारी गलती ये है कि हम खुद ही छुपा के रखे 1909 तक,
अपनी चीज को, अर्थशास्त्र एंड ऑल दोस थिंग्स को, और बाकी चीजें जितनी भी हैं वो पॉलिटिकल साइंस से ज्यादा प्रभावित हैं रादर देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन कौटिल्य में कोई भी ये उंगली नहीं कर सकता कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा है, तो ये फॉल्ट होगा। इसीलिए हमारी जो हीनता की भावना उसको छोड़ के हमें लिखना होगा, इसी में लिखना होगा कि अर्थशास्त्र, जैसे ही आपने कल का पढ़ा अभी इंप्लीमेंट करिए कि अर्थशास्त्र was unique in the sense that it was descriptive at the same time prescriptive and it gave the theory of public administration along with the statecraft। तो यहाँ पे जो डाइकोटोमी उनमें दिखती है, यहाँ डाइकोटोमी भी नहीं दिखती, यहाँ पे बिल्कुल इनमेशिंग दिखता है थ्योरी का, प्रिंसिपल का, प्रैक्टिस का। तो कौटिल्य इज ग्रेट इन दैट सेंस। तो यहीं पे आपको कंट्रास्ट क्रिएट कर देना है इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, और आपका यहाँ बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। इससे ज्यादा मैं सुधार इसमें नहीं बता सकता, किसी और स्ट्रक्चर में बता सकता, क्योंकि लिखना भी लिमिटेड ही है। अगर आपने कुछ चीजें इसमें से छोड़ी होती, लूज किया होता अपने स्ट्रक्चर को, तब हम लोग कुछ और डाल सकते थे। सो वी विल लुक एट दैट। ठीक, prior to Wilson's essay, the study of administration, there has been a number of efforts by scholars which are richer than Wilson's work। बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है, ऐसे लिखना चाहिए आपको। ये चीजें आपको अगर लिखनी है तो ये लिखना है, लिख सकते हैं आप। लेकिन यही स्टेटमेंट अगर आप ये लिखने के बाद लास्ट में दे रहे हैं, डोंट राइट द कंक्लूसिव स्टेटमेंट आफ्टर द पॉइंटर्स, वो गलत है, वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उससे मार्क्स कम हो जाता है, क्योंकि आप पॉइंट में नहीं बता पाए और आपको फिर से लिखने की जरूरत पड़ी। तो आपको अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, और ये अच्छा ओरेशन है, अच्छा आर्टिकुलेशन है, अच्छा एक्सप्रेशन यहाँ पे माना जाएगा। महाभारता बाय वेदव्यास, रामायणा बाय वाल्मीकि एंड अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। अर्थशास्त्र इज नॉट नो मैच टू विल्सन्स एफर्ट। ठीक है, बहुत अच्छा, आपने बहुत कॉन्फिडेंटली लिखा है, एकदम सही है ये। देखिए इन्होंने लिख दिया यहाँ पे जो मेरा कॉन्सेप्शन था, तो ये बहुत अच्छा इनका हो गया। ये होता है स्ट्रेंथ इन आइडिया एंड थॉट, दैट यू नो दैट कौटिल्य इज ग्रेट। इट एक्सप्लेन अबाउट स्टेट एंड स्टेटक्राफ्ट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स। अब यहाँ पे यहीं पे लिख देना था आपको, यहीं पे लिख देना था कौटिल्य's अर्थशास्त्र इज नो मैच टू विल्सन्स एफर्ट, और यहाँ पे लिख देना था कि द थियराइजेशन टॉक्स अबाउट सप्तांग थ्योरी, स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ चैप्टर्स एंड थियराइजेशन अबाउट the statecraft not only in political sense but public administration sense also। ये मनोभावना जिस भी वे में आपको लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, अब महाभारता में यहाँ पे क्लियरली आपको शांति पर्व लिख देना है, रामायणा में आपको क्लियरली लिख देना है कि राम राज्य कोडेड था, कोडिफिकेशन था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वहां पे धर्म राज्य था, धर्म राज्य था। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं, राम राज्य, धर्म राज्य एंड राज धर्म का कॉन्सेप्ट यहीं से आ रहा है, इन्हीं दोनों चीजों से, राइट। तो वो चीजें जब तक नहीं लिखेंगे तो ये केवल एग्जाम्पल का मतलब नहीं रह जाता। तो आपको क्या दिखता है, मेटिकुलस पॉइंटिंग। जैसे कि एक केक बनाने के लिए अगर आपको किसी को प्रियजन को देना है, भाई बहन जो भी लोग, तो आप क्या करते हैं, क्या तो बोलते हैं इसमें ये भी डाल दो, चेरी ऑन द टॉप केक वाली बात होती है। तो वही करना है यहाँ पे आपको। केक कोई खाना पसंद नहीं करता, उससे ज्यादा उसमें काटना, उसको देखना, उसको ताली बजाना, हैप्पी बर्थडे बोलना, जो भी बोलना, वो पसंद ज्यादा करता है। तो यही चीज यहाँ पे थोड़ा इंथुजियास्टिक एंड पैशनेट होना चाहिए आपकी राइटिंग में, राइट। और ये क्यों लिया क्वेश्चन, ये आंसर मैंने अच्छे बेस्ट आंसर्स में, क्योंकि देखिए यहाँ पे कन्फ्यूशियस की फिलॉसफी इन्होंने कोट की। इट वाज अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन लाइक रेन्यूमरेशन, ट्रेनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किंग एंड ऑल्सो द सोल्जर्स के बारे में भी, एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में भी, ये सारी चीजों के बारे में कन्फ्यूशियस ने जिक्र किया। नाउ कंट्रास्टेड विद, जब भी आप कन्फ्यूशियस लिख रहे हो, इंडियन क्राफ्ट कोई ना कोई उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे, राइट। तो वो भी हो जाएगा अच्छा, बट वो दैट आपका नेक्स्ट गोल है। यहाँ पे नहीं भी लिख रहे हो तो भी चलेगा। माशियावेली, द प्रिंस, कैरेक्टर एंड कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट, बिल्कुल माशियावेली, मतलब यहाँ पे लिखना है, लेकिन कि ऑथोरिटेरियन और ब्रूट रूल, ऑथोरिटेरियन और ब्रूट रूल है, ये ब्रूटिश एडमिनिस्ट्रेशन है। ये क्या है, ये ब्रूटिश एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बहुत ही ज्यादा हार्श है एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोग हिंदी के हैं वो कम से कम जो मैं इसके मनोभावना बता रहा हूँ उसको समझिए, आपका लॉजिक जो है खुद हिंदी में अपने आप आ जाएगा। मैं जब ये इंग्लिश में बोल रहा होता हूँ, हिंदी की एग्जैक्ट वर्ड मैं कैप्चर नहीं कर पाता हूँ, आपको मॉडल्स में लेकिन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन समझने की कोशिश में कोई कोर कसर मैं नहीं छोड़ता, ठीक। माशियावेली, कैरेक्टर एंड कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट, देखिए एक फ्लो चार्ट इन्होंने इस ऐसे करके लिखा है, ये बिल्कुल वैलिड फ्लो चार्ट है। कोई भी आदमी ये पूछना चाहता है मुझे कि वैलिड है कि नहीं, बिल्कुल वैलिड है। मॉन्टेस्क्यू में थोड़ा सा स्पेलिंग का मिस्टेक है, वो करेक्ट कर लीजिए। स्पिरिट ऑफ लॉ, स्पिरिट जब भी लिखना है तो ऐसे एस बड़ा लिखना है, एल को, ये मैंने आपको पहले भी बताया था,
तो ये चीज थोड़ा सा कर लीजिए। ही मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स। देखिए मॉन्टेस्क्यू भी बता रहा है, यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर की भी बात इन्होंने की, चेक एंड बैलेंसेस की भी बात की। ये लोग कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थे। कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब होता है स्टेट और पब्लिक के बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसकी बात इन लोगों ने मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, लॉक, रूसो, इन सारे लोगों ने की। मॉन्टेस्क्यू का नाम बहुत अहम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट में, तो मॉन्टेस्क्यू का नाम आपको लिखना है। अब देखिए चार्ल्स जीन बॉबिन, इनका नाम भी बहुत अच्छा आता है किसमें, प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन डी पब्लिक, मतलब ये फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटर थे और इन्होंने कुछ चीजों के बारे में लिखा है। क्या लिखा है इसमें प्रिंसिपल में, तो ये प्रिंसिपल है, आपको बताने की कुछ खास जरूरत नहीं है। विबेन 2 इन वॉल्यूम एटुडिस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसका नाम उन्होंने लिखा है, जिक्र लिखा है, थोड़ा सा सर्च करके यहाँ पे लिख देना है इसके बारे में कि एटुडिस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से जाहिर है, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज का जिक्र अगर आप लोग कर देते तो वो चेरी ऑन द टॉप केक हो जाता। अगर किसी ने किया तो मुझे बता सकता है। नेपोलियनिक कोड, नेपोलियनिक कोड, नेपोलियन कोड, नेपोलियन फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन का बादशाह, और इसने क्या, इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन खोजा उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और इसका नाम है ड्रॉइट, लोग लिख लीजिए, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, ये एफ है, ठीक है, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, इसी का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का फाउंडर नेपोलियनिक कोड, वन ऑफ द बेस्ट कोड, और ये फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन में इसने क्रांति ला दी नेपोलियन ने। तो नेपोलियन कोड को जरूर लिखिएगा, नंबर बढ़ जाएगा आपका। तो ये सारे ही सरताज हैं। अब आ जाते हैं, अब देखिए यही मैं बोलता हूँ आपको, जितना डायनेमिक लिखेगा, अगर 10 लिख दिया, 12 लिख दिया, जैसे मैंने आपको बताया, आपके नंबर बढ़ जाने, आपके नंबर बढ़ जाने। जो मैंने इजिप्शियन और सारा कुछ बताया वो सारा इसमें पॉइंट आ जाएगा, दोबारा रिटरेट नहीं करूंगा, टाइम की कमी है। हाउएवर विल्सन एफर्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड। अब देखिए कोई आदमी एक पॉइंट को घिसे जा रहा है ना, एक मैदान मिल गया, घास काट रहा लगातार, पूरा मैदान का घास साफ कर दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना एग्जामिनर को, बोलता है यार ये आदमी का तो दिमाग बिल्कुल वो है, स्टैटिक है। लेकिन अगर किसी ने 10 चीज लिखी और उसमें उसने पूरा फ्लो चार्ट बनाया और आगे जाके उसने एक्सप्लेन किया, पीछे एक्सप्लेन किया, इंट्रोडक्शन में कुछ लिखा, वाइब्रेंट हो गया उसका आंसर, नंबर देने से रुकेगा नहीं, बिकॉज रैशनैलिटी है नंबर में, एक एक चीज में आपको पॉइंट गिनता है आदमी, इसने इतना पॉइंट लिखा, इतना नंबर देंगे, कोई भी आदमी बोलेगा भाई, ठीक है। तो ये चीज, however Wilson effort was recognized by tagging him as father of public administration। देखिए फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने कैपिटलाइज किया, बहुत ही अच्छा टेंडेंसी है। दिस इज बिकॉज इट इज नॉट द कंटेंट ऑफ आर्टिकल, ये सारी किताबों में लिखा हुआ है, कुछ नई बात तो नहीं है, लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है। मैटर रादर देन इम्पैक्ट, कंटेंट और इम्पैक्ट को कैपिटलाइज करिए या डबल इन्वर्टेड करिए, ये मैं यहाँ पे चाहता हूँ, ठीक है। कंटेंट जरूरी नहीं है, इम्पैक्ट, जो उसमें विषय वस्तु था वो तो ठीक है, कोई खास नहीं था, वो पीछे के विद्वानों ने भी बताया, लेकिन इससे क्या प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव बहुत ही अभूतपूर्व था, ठीक है। ये अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था, अगर हिंदी वाले लिखना है तो ये लिखेंगे कि अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था, प्रभावपूर्ण था, राइट, इम्पैक्टफुल था। द विल्सन article was able to create a sustained interest and initiate among the scholars to take a serious look in the study of administration as discipline। यहाँ पे बस एक ही चीज ऐड करना है आपको डिम्पल, और बाकी लोग भी ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे आपको लिखना है कि the administrative development, the development administration and the administrative reform and the reformative administration, ये चारों चीज आप लोग लिख दीजिएगा कि ये जो है ना इसमें गति आ गई, और ये सबसे ज्यादा प्रभावित क्या किया, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, और क्या, ई से क्या क्या होता है बताइए, और क्या होता है ई से, जल्दी जल्दी बताइए, इकोनॉमी, इकोनॉमी, और क्या होता है, और क्या होता है, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक पाथ बोल सकते हैं, एजुकेटिव, या इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन बहुत तेज हो गया इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये सारे ई को यहाँ पे मिला देंगे ना, तो आपको ये जो है ना स्पेसिफिक टू एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बराबरी का माना जाएगा, सारे एडमिनिस्ट्रेशन ने इससे लिया सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज, दूसरी बात क्या है कि कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन, जो एक नेटवर्क गवर्नेंस का आज हम एग्जांपल लेते हैं, नेटवर्क गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस या इफेक्टिव एनपीएम, जिसमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, इसमें विल्सोनियन आइडिया और टेलरिज्म का आइडिया दोनों कूट कूट के भरा हुआ है, उसको न्यू टेलरिज्म, न्यू विल्सोनियनिज्म ये बताया जाता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही ये चीज लिखी जा सकती है कि नेटवर्क गवर्नेंस बनने में प्राइवेट का पब्लिक के साथ, पब्लिक का बाकी सारे लोगों के साथ,
सीपीए का योगदान जो बाद में आया, तो इसमें भी लिख सकते हैं कि सीपीए के जो फाउंडिंग फादर माने जाने चाहिए इनिशियल वे में, इनिशियल फादर ऑफ सीपीए वो माना जाना चाहिए विल्सन को, और जो एक्चुअल फादर माना जाना चाहिए वो रिग्स को, क्योंकि रिग्स ने भी पूरा आइडिया यहीं से लिया। और ये जो बोलते थे कि यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन से, वो लिखा है उन्होंने अपनी किताब में और अपने एसे में, कि अगर यूरोपियंस मोनार्किकल हैं और डिक्टेटोरियल हैं तो हमें उनका सिस्टम कॉपी करने की जरूरत नहीं है, हमें उनका प्रोसीजर कॉपी करने की जरूरत है। जैसे कि एक हत्यारा चाकू जो है बिल्कुल घिस रहा है हत्या करने के लिए, चाकू घिसने का प्रवृत्ति ले लेना है, बाकी उसको छोड़ देना है कि जहां वो जाए मर्डर करे, मुझे मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि इफिशियंसी पे बहुत ज्यादा जोर है। तो इन सब सारी चीजों को आप लिखेंगे तो उनकी मनोभावना को दर्शा पाएंगे। वो चेकर जानना चाहता है इतने लंबे आंसर में, जो कि आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो पाई हैं। 2 स्टेप आगे बढ़ जाइए, आपका आंसर एक्सेलेंट हो जाएगा। चलिए आप आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ विल्सन, राइट। यहाँ पे विल्सन को थोड़ा ठीक से लिखे, लगता है वेलिंगटन या कुछ तो ऐसा वेलियन कुछ टाइप लग रहा है, ठीक है। साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रीजन फॉर लेट इमर्जेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट और बिजनेस। थोड़ा सा सिमेट्री बनाइए, सिमेट्री और ये चीज बनाना बड़ा जरूरी है इस तरीके में। और मैंने आपको घेरने के लिए बोला, नहीं घेरा आपने, ये बाउंड्री आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रेस पास हो जाएगा। यहाँ का आइडिया यहाँ आएगा और कुछ कंफ्यूज होकर आपको मार्क्स काट लेगा। तो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, और इसको आपने पॉइंटेड कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट बहुत अच्छा है, ये सारे बुक में लिखा हुआ है। खासकर ये जो लिया गया है, ये लिया गया कहाँ से मैं बता सकता हूँ, ये लिया गया अरिबम से, ठीक है। तो सीपीए, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने करी थी। अब आते हैं कि एक एक पॉइंट पे इन्होंने जोर दिया है। साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ही बिलीव दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज detailed and systematic execution of public law, also said by Fayol, scientific selection, and Kautilya, recruitment test like धर्मपद, वयोपद, भयो BH, ठीक है, वयोपद, अर्थपद, कामपद, सारा लिख देना है, ठीक है। एग्जाम्पल, नीति आयोग, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें कैसे आपने कनेक्ट किया है, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ लिखिए ना, आपको मैंने कितनी बार बोला डेल्टा रैंकिंग, क्यों नहीं लिख रहे हैं आप? डेल्टा रैंकिंग करते हैं, इसमें डेल्टा रैंकिंग में थोड़ा भी चेंज होता है ना तो वो पता चल जाता है यहाँ पे। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या डेल्टा रैंकिंग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में लगा रहा है। डेल्टा रैंकिंग आपको जिक्र करना है, तब जाके वो साइंस समझा जाएगा, राइट। गुड गवर्नेंस, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, कन्या उत्थान योजना। अब ये लिखिए यहाँ पे, किस कौन सी सरकार, मोदी जी का कि योगी जी का कि अब नीतीश बाबू का कि अब अखिलेश यादव का, किसका है देखिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चीज लिखिए यहाँ पे, बिहार एडमिनिस्ट्रेशन या बिहार भी लिख दीजिएगा चलेगा, ठीक है। महिला उद्यमी योजना, जीविका, आपको पता है लेकिन चेकर को पता ना हो, पता चले यूपी पीसीएस वाला के चेक कर रहा है, क्या होगा? तो हम काटेगा, बोलेगा ना हमारे यहाँ तो कुछ भी महिला उद्यमी योजना नहीं, गलत लिखा है। तो ये चीज गुड गवर्नेंस आपने ठीक लिखा। ई गवर्नेंस, RTPS, राइट टू पब्लिक सर्विस, ये भी लिखिए, बिहार में भी लागू है, एक्ट है उसका। स्वामित्व, सर्वे ऑफ लैंड, ठीक है। ई चौपाल, ई भूमि, ये सब क्या चीजें लिखिए, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे सही है। तो ये एग्जाम्पल जो आप लिख रहे हो यहाँ पे, आपने एक चीज गड़बड़ क्या किया कि आपने पॉइंट तो यहाँ पे साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पे लिखने लगे आप, अच्छा ABC लिखा है आपने, तो A कहाँ था? A भी मिसिंग है। सर नीति आयोग में अच्छा नीति आयोग में ये है, देखिए तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल आपको लिखना चाहिए था, एग्जाम्पल्स, ठीक है, या इलस्ट्रेशंस, और यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था नीति आयोग, इसको घेर देना चाहिए ऐसे करके, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। चलिए ठीक है, ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक गुड गवर्नेंस, देखिए जब भी आप लिखते हो ना तो इसके अवयव लिखो। गुड गवर्नेंस का अवयव क्या है? गुड गवर्नेंस का अवयव है ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब सारी चीजें आपको यहाँ पे 1 या 2 चीजें लिखनी है जो साइंस दिखे उसमें, राइट। साइंस दिखने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, साइंस ओपन होता हाँ है। सर ये छूट गया। जी जी। ई गवर्नेंस जो है उसमें आपको ई गवर्नेंस का यहाँ मैटर लिखना कि किस तरीके से वो साइंटिफिक है। तो साइंटिफिक ई गवर्नेंस क्या चीज यूज करता है? C2C, C2C, B2C या B2G, G2B, G2C, ये क्या है? कस्टमर टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस, इस तरीके से जी वाला ज्यादा यूज करना है। गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू बिजनेस, इस तरीके से आपको यूज करना है। ये मॉडल्स हैं। या आपको ई क्रांति का जिक्र करना है, या आपको डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का जिक्र करना है। इन सारे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो काफी टेक्निकल हैं और काफी, NIC का जिक्र कर सकते हो आप, NIC वर्क्स ऑन द फॉर्मेट ऑफ टेक्नोक्रेसी का जिक्र कर सकते हैं आप, टेक्नोक्रेसी का जिक्र कर सकते हैं। आपको क्या बोलते हैं इसको, डेटा लेडन गवर्नेंस का जिक्र कर सकते हैं। डेटा लेडन गवर्नेंस किसका बताइए जल्दी से, कोई कौन बोल रहा है डेटा लेडन गवर्नेंस होना चाहिए? डेटा इज द ऑयल, कौन बोल रहा है? डेटा इज द न्यू ऑयल, कौन बोल रहा है जल्दी बताइए? अंबानी जी, लेकिन
यहाँ पे आपको नीति जी का लिखना है, ठीक है। नीति आयोग, डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा लेड गवर्नेंस, प्रूफ ओरिएंटेड गवर्नेंस, एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस, क्या है, एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस, डेटा लेड गवर्नेंस, डेटा इज द न्यू ऑयल, ये सब चीज आपको लिखनी है, तब जाके आपको यहाँ पे आएगा नंबर। ये एग्जाम्पल तो ठीक है, लेकिन थ्योरी कहाँ है इसमें, थ्योरी भी डालनी है ऐसे जैसे मैंने आपको बताया। अब ये है रीजन फॉर लेट इमर्जेंस, विद द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोसाइटी पॉलिटिकल साइंस वाज नॉट एप्रोप्रिएट डिसीजन। इतना डिटेल मत करिए। देखिए अगर आपको एग्जामिनर यहाँ पढ़ेगा ना तो वो वैल्यू ऐड हो रहा है, लेकिन अगर आप हर जगह जाके एक्सप्लेन करेंगे वो नहीं करेगा एक्सेप्ट। तो यहाँ पे टोटली अनएक्सपेक्टेड है कि आप यहाँ पे जब कैरिकेचर में आ गई हैं उसी फ्लो को मेंटेन करके उसको ये वाला पार्ट बता दीजिए, क्योंकि ये विल्सन के आइडिया के बारे में नहीं है, विल्सन को रिजेक्ट करने के मामले में ज्यादा है, राइट। तो विल्सन को जितना कम बताएं और उसको प्रूव करें बाद में कि हाँ 360 डिग्री में घूम के बता रहा हूँ, ये अप्रोच थोड़ा सा इसमें गलत था आपका, क्योंकि आपको सबसे पहले इसकी दुर्गति कर देनी है, जितना पॉइंट है उतना गिना देना, उसके बाद जो इसके पॉइंटर्स हैं उसको क्या करना है, कैरिकेचर में लिखना है, ठीक है। तो वो चीज है, कमेंट में ये चीज है। हालांकि वो अभी आपका जो कमेंट या क्रिटिकली एग्जामिन वो सब आपका सुधरेगा धीरे धीरे आप लोगों का, दैट्स व्हाई आई एम लाइक चेकिंग आल्सो कंटेंट के लिए, तो वो चीज ध्यान दीजिएगा। विद द इंक्रीजिंग, ये सब आपको बिल्कुल नहीं लिखना, आपको लिखना है कि रीजन फॉर लेट इमर्जेंस, तो बोलिए कि हेजेमोनी, इस तरीके का वर्ड यूज करिए, हेजेमोनी या अथॉरिटी, ठीक है। अधिकारिता किसका ज्यादा था, राजनीति शास्त्र का, पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस की ज्यादा धाक थी, तो धाक जमा के बैठा है, वो हिलने के लिए तैयार ही नहीं, वो स्टेट को ही सब कुछ मांग रहा है, तो वहां पे लिख सकते हैं आप रीजन फॉर लेट इमरजेंस का मतलब ये है डिविनिटी थ्योरी, राजा में डिविनिटी थ्योरी थी और राजा को ही सब कुछ मान लिया जाता, प्रेसिडेंट को भी उसी रूप में देखा जा रहा है। रिपब्लिक में जनता इतनी ज्यादा है, कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी हो चुकी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है बन चुका है, राजा का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गया, प्रजा का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, और डेमोक्रेसी आते आते डिपेंड हुई है, डेमोक्रेसी का शगुफा बहुत ज्यादा नचाया जा रहा है मदारी की तरह। तो ये चीजें, इस थिंकिंग को आपको उठा के यहाँ लिखना है। ये थिंकिंग अगर आपने लिख दी तो ये सब लिखना नहीं है आपको, अप्रोप्रिएट टू डील विद, और ये सब किताबी लैंग्वेज है, यहाँ पे थोड़ा कम करिए आप इस पॉइंट पे, ठीक है। नॉलेज, दिस लेड टू इमरजेंस ऑफ एज अ डिसिप्लिन, ये सब नहीं लिखना, ये सब बिल्कुल काम का नहीं है। इसमें आपको कुछ नया आपको देना चाहिए, रीजन फॉर लेट इमरजेंस आपको लिखना चाहिए। ये भी लिख सकते हैं कि ज्यादा शास्त्र का ज्ञान हो गया, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पॉइंटर चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, वही नहीं मिल रहा है। तो वो सारा कुछ बता रहा है, लेकिन कौटिल्य ने कहीं नहीं बताया कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हमें ले लेना है गवर्नमेंट में, कहीं बताया क्या, नहीं बताया। कहीं ये बताया कि आर्ट एंड साइंस क्या है, वो बोलता है आर्ट भी है साइंस भी है सब कुछ है, वो तो खुद ही बोलता है साइंस, तो अब आर्ट नहीं है इसका मतलब, आर्ट के लिए उसने मतलब ज्यादा नहीं हाथ पैर मारा। इसी तरीके से बिजनेस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या कंपैरिजन की बात करें, तो कंपैरिजन हो रहा है लेकिन अदृश्य है ना, तो बहुत डिविनिटी वाला कॉन्सेप्ट है। और रामधारी सिंह दिनकर वाला जो आपको कविता है उसमें जो बोलता है, तो वो चीजें यहाँ पे आपको बतानी है कि अदृश्य चीजें हमें दिख रही हैं, उसके लिए कौटिल्य टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्टिंग ऑड, या यू कैन टॉक अबाउट दैट कॉन्ट्रैक्टिंग ऑड, PSU, ये सब चीज का जिक्र किया है, जो आज के डेट में कहीं ना कहीं मिडवे एडमिनिस्ट्रेशन को दर्शाता है। देखिए कौटिल्य ने कुछ भी नहीं छोड़ा, बात यही दिक्कत है। तो उसने ये भी बता दिया कि कितने पानाज टैक्स लगेंगे किसी एक पर्टिकुलर प्रोस्टिट्यूट के ऊपर, तो अब इतना डिटेल्ड मैनर में माथापच्ची कौन करता है एडमिनिस्ट्रेशन, तो मतलब निटिग्रिटी में चले गए, घुस गए अंदर। और जो एडमिनिस्ट्रेशन आपका जो शेप है वो वही का वही है, क्या है, मोनार्किकल, अथॉरिटेटिव, ठीक है। बेनेवोलेंट ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आदर्शवादी, थोड़ा सा जनता के प्रति ज्यादा सहानुभूति और सम्मान रखने वाला, बस। नहीं तो राजा तो बिल्कुल एब्सोल्यूट किंग है ना, वो मोनार्की, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी नहीं था यूके के जैसा। यूके में देखिए अभी राजा की बहुत दुर्गति हो गई है, मतलब राजा इज जस्ट लाइक हर जगह। तो इसको चेंज करेंगे आप लोग, प्राइवेट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू विल्सन, ये क्या है, अफेयर्स सर, ए कटा हुआ है। अच्छा एस एस कटा लिखा है आपने, हाँ सर, एस कटा हुआ है, वो स्कैन करने के बाद। affairs, Wilson affairs of public administration is similar to private administration, okay। 3 टेलर फ्यूल वेबर, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा, प्रिंसिपल ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, और ये 4P का सिद्धांत है जिसमें कि पीपल भी ऐड कर दिया गया आप लोगों को। NPS न्यू पब्लिक सर्विस का लिखा है इन्होंने, पब्लिक चॉइस अप्रोच लिखा है। अब ये सब बोलेगा कि सर ये सब नहीं है, लेकिन UPSC वाला बंदा आके लिख देगा, तब क्या करिएगा, नंबर ले जाएगा। इसीलिए ये सब पढ़ के रखिए, थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन, और इसको डालते जाइए यहाँ पे। मैंने भी बताया एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट के बारे में, ऑसबॉर्न एंड गैबलर, ये सब सारा, तो वो सब वीडियोस देखेंगे तो लगातार आपका इन्वेस्टमेंट होगा।
यहाँ पे ये मत समझिएगा कि एक बार मैं बताने वाला हूँ, कई बार आपको ये चीज दिखेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे सीखिए। एलपीजी को ऐसे एलपीजी गैस मत लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एलपीजी को पूरा लिखिए, लिबरलाइजेशन फेज, और उसके कोष्टक में लिख दीजिएगा एलपीजी, तो आपको पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, जो आपको लगता है पूरा लिखना है। लिबरलाइजेशन लिख दीजिए, लिबरलाइजेशन फेज, और बगल में लिख दीजिए एलपीजी। स्मार्टली प्ले योर गेम, ओके। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस लिख दीजिए मोदी डॉक्ट्रिन, मोदी डॉक्ट्रिन विच मैचेस द, तो ये सब चीजें आपको एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ARC 1 and 2, ठीक है। ARC फर्स्ट लिख दीजिए, ARC सेकंड लिख दीजिए, ऐसा करके लिखिए। मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी, 10th रिपोर्ट ऑन पर्सनल, किसमें लिखना है, रिपोर्ट का नाम लिखना है, रिफर्बिशिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यूपीएससी भी, यहाँ पे मैंने आपको मुरारी जी का भी देखा है, ये बहुत बार ये चीज करते हैं, ये बताते नहीं है आर्टिकल आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आए हैं। सेक्शन 2 ऑफ योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड सीवियर quotation of these facts which you read in the prelims and that you will be reading in the GS paper 2 also of yours polity। तो यहाँ पे आपको पूरा मौका मिल रहा है, तो यहाँ पढ़िएगा, वहां लगा दीजिए, वहां पढ़िएगा, यहाँ लगा दीजिए। प्रीलिम्स में पढ़ के आ रहे हैं तो वो भी लगा दीजिए। तो ये चीजें आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी। मार्क्स इंक्रीज करने के लिए जो कोर कसर है सारा यहाँ पे करना होगा। कंपेरेटिव, विल्सन बिलीव वन कैन नेवर लीन द मेजर ऑफ एनी सिस्टम विदाउट कंपेयरिंग विद अदर्स। किससे कंपेयर किया उसने, लिखिए ना, अभी तो बताया मैंने, यूरोपियन के साथ। तो रिग्स एज पायनियर ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, रिग्स का आपने नाम लिया, नहीं तो बाद में लिख दीजिए कि लेटर रिग्स इंक्रीज्ड हिज आइडिया। तो ये इवोल्यूशनरी फेज में भी आप दिखा देंगे। सिटीजन चार्टर फ्रॉम ब्रिटेन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे थैचरिज्म लिखना है, ठीक है। थैचरिज्म, थैचर, मार्गरेट थैचर, थैचरिज्म। ये हो गया यूके का जो न्यू रिफॉर्म था। न्यू डील वाला जो था आपका अमेरिका का न्यू डील, उसमें क्या है, रीगनिज्म, रीगनिज्म की बात आप कर सकते हैं। ये सब एग्जांपल दीजिए, सेकंड ARC में ये सब एग्जांपल लिखा हुआ है, कूट के भरा हुआ है इसके रिपोर्ट में, ये सब एग्जांपल दीजिएगा आप, ठीक है। रिंगी सिस्टम, रिंगी सिस्टम किसका है, कोई बताएगा। रिंगी सिस्टम जापान का है। कोई इंजीनियर यहाँ पे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहाँ पे था, बताइए जल्दी से। कितना टाइम लगता है आप लोगों को TQM बताने में, इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है ना। हाँ, सिंगापुर, जापान, या जापान इनिशिएटर, बाद में सब में लग गया टाइगर इकोनॉमीज का कॉन्सेप्ट। टाइगर इकोनॉमीज कौन, जो साउथ ईस्ट एशिया वाली कंट्रीज जो कि बहुत ही फास्ट डेवलप कर गए विद इन अ जनरेशन, ठीक है, बहुत ही अच्छा मुकुल जी, ठीक है। TQM, ओके। तो ये सब सारा चीज आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। RTI भी, ये सब भी कोशिश करिए, जब भी आप RTI लिखते हैं 2005 लिखिए, जब भी लोकपाल एक्ट लिखते हैं 13 लिखिए, 2013 विशल ब्लोअर लिखते हैं प्रोटेक्शन एक्ट 2014, ये सब रट लीजिए। डिमोनेटाइजेशन 2016, या जो भी आपको डेट याद है वो सारा लिखना है। सेपरेशन ऑफ बजट, रेलवे बजट फ्रॉम, लाइक मिक्सचर ऑफ बजट फ्रॉम दिस एकवर्थ कमिटी, कब ये मिक्सचर वापिस कब होता, 2017 में। ये सब जो प्रीलिम्स में पढ़ा यहाँ लगाइए ना, नंबर बढ़ेगा। सबसे बड़ा उपाय है नंबर बढ़ाने का, प्रीलिम्स में जो चीजें पढ़ी है याद करिए, जोर डालिए, लिख डालिए। यहाँ पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स में जितनी चीजें पूछी गई वो सब उठा के लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आयरन ब्लड पॉलिसी, ये सब सारी चीजें, हिस्ट्री हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, फर्क नहीं पड़ता। इकोलॉजी वगैरह सब रिग्स में, प्रिज्मेटिक एडमिनिस्ट्रेशन सब साइंटिफिक चीजों से उठा के लिया गया है। तो दैट्स व्हाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, he said administration and practice are separate, administration lies outside the sphere of politics। इसको उन्होंने क्या बोला था, it should be away from the hurry and strife। ज्यादा तेज गति से, दिव्य गति से चलती है पॉलिटिक्स, और उसमें बहुत ज्यादा हरी भरी होता है, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में ये काम नहीं आएगा, अच्छा काम नहीं होगा, एफिशिएंसी नहीं होगी। जे गुडनॉ एंड लियोनार्ड डी वाइट, LD वाइट सपोर्ट डाइकोटमी, ठीक है। लेटर विल्सन डिनाई डाइकोटमी एंड आल्सो क्या है, सर डिनाई डाइकोटमी एंड आल्सो, ये कट किया तो स्कैन करने में शायद हो गया, पता नहीं चल रहा। ओके, इसको थोड़ा सा रीराइट करिएगा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ठीक है, पढ़ने में नहीं आ रहा है क्लियर। जो एक बार देखने से कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, मतलब वो गलत तरीके से लिखा गया है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन इवॉल्व इन दिस 7 स्टेजेस। कट करने की कम कोशिश करिए, धीरे धीरे एकदम लीन, थिन एंड बिल्कुल क्लियर कट लिखना है। इवोल्यूशन, बिफोर डाइकोटमी, पीरियड ऑफ डाइकोटमी, पीरियड ऑफ प्रिंसिपल, पीरियड ऑफ चैलेंजेस, बिहेवियर थिंकर, बर्नार्ड, मायो, सारा, साइमन वाइमन सब लिख दिया इन्होंने। आइडेंटिटी क्राइसिस, पब्लिक पॉलिसी वाला एज 1992 प्रेजेंट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ये करना है कि यहाँ पे क्लैरिटी के साथ थोड़ा सा और लिखना है, जैसे कि बिफोर डाइकोटमी और ये सब पीरियड जो आप लिख रहे हो, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए। जैसे विल्सोनियन, प्री विल्सोनियन, ऐसा लिख सकते हैं डाइकोटमी की जगह पे,
और यहीं पे पीरियड ऑफ डाइकोटमी आपको लिखना है तो विल्सोनियन एज लिखना है। इसी तरीके से अगर प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल में किसका प्रिंसिपल, उसके बाद पीरियड ऑफ चैलेंजेस में लिखिए कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं, वापस पॉलिटिकल साइंस पे चला गया वो, ठीक है। फिर पब्लिक मैनेजमेंट के तौर पे आया, फिर आइडेंटिटी क्राइसिस फेज में कोई भी देखने वाला नहीं था, फिर नए नए डिसिप्लिन उभरने स्टार्ट हुए, ठीक है। तो उस तरीके से भी लिख रहे हैं इसको थोड़ा सा दोबारा पढ़िएगा, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है इनका। एवोल्यूशन में इन्होंने ऐसे लिख दिया, यानी तो चार्ट वे में आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ये यहाँ बॉक्स बॉक्स बना के ऐसे करके, फिर यहाँ से बॉक्स बनाइए, यहाँ से बॉक्स बनाइए, यहाँ बॉक्स बनाइए, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, ये भी हो सकता है। समय, ऊर्जा और रिप्रेजेंटेशन तीनों बढ़िया हो जाएगा, बच जाएगा और बढ़िया बेहतर हो जाएगा। टुडेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू बी, ये क्या है, फैसिलिटेटर ऑफ स्टेट, यहाँ पे लिखिए एनपीएम पीसीए। दोबारा लिखने से साई अवे नहीं करना है, एक बार लिख दिया तो ठीक है, दोबारा लिखना है, दोबारा कॉन्सेप्ट आपने दिया ना, लिखना है आपको। इसमें लिखना है न्यू विल्सोनियन एरा, एमटीएम को बोला जाता है न्यू टेररिज्म, न्यू विल्सोनियन, ये सब चीजें उनको बताई जाती हैं। राइज ऑफ एनजीओ, सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल, ये क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, ये क्या थियरी डिपिक्ट कर रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा। ये क्या है, नेटवर्क गवर्नेंस, कितनी बार आपको बताया नेटवर्क गवर्नेंस, बोलिए ये इसका है तो उसका उसमें आ रहा है थोड़ा 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 पुट आ रहा है। फैसिलिटेटर ऑफ स्टेट ब्यूरोक्रेट को एक चेंज एजेंट के तौर पे नाउ माना जाता है, तो कहीं ना कहीं वो स्पेशलाइजेशन अब आ रहा है। एलपीजी, अगेन एलपीजी गैस लिख दिया, तो इसको लिबरलाइजेशन लिखना है हमेशा। ई गवर्नेंस को आपको थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई करना है, ठीक है। ये चीज स्मार्ट गवर्नेंस में आपको लिखिए सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव एंड टेक्नोलॉजिकल और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड और ट्रांसपेरेंट, ये चीजें आपको वहां पे लिख देनी चाहिए। सिटीजन, ये चीज बताइए कि ये स्पॉइल सिस्टम के अगेंस्ट है, अगेंस्ट स्पॉइल सिस्टम, ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। ये चीज क्या चीज को दर्शाता है, ये चीज क्या चीज को दर्शाता है, अगेंस्ट स्पॉइल सिस्टम है सारा ये, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, रेगुलेशन, देखिए फैसिलिटेटर और रेगुलेटर, लाइट रेगुलेटर का स्टेट है का कॉन्सेप्ट है लाइट रेगुलेशन, लेकिन रेगुलेशन कभी बंद नहीं हुआ, लाइट रेगुलेशन, रेगुलेशन लगातार बढ़ा है, स्पेशलाइज्ड रेगुलेशन का जमाना बढ़ा है, और बहुत सारे रेगुलेटरी स्टेट बोल दिया जाता है आज के स्टेट को। और फैसिलिटेटर ये कॉन्सेप्चुअल है। ऑसबॉर्न एंड गैबलर ने क्या बोला, फैसिलिटेटर होना चाहिए, स्टीयरिंग होनी चाहिए ना कि रोइंग होनी चाहिए, खुद से नाव नहीं खेना है, नाव में बैठ जाना है, इलेक्ट्रॉनिक कुछ मोटर वोटर लगा देना है, उस तरीके का होना चाहिए। मोटर कौन है, मोटर है इंडिविजुअल हैंड ऑफ द मार्केट, तो उस पे गौर करना है। तो इस तरीके से गौर करिए कि लाइट रेगुलेटर विद स्पेशलाइज्ड रेगुलेटर विद डिफरेंशिएटेड रेगुलेटर, टू मेनी रेगुलेटर। सो रेगुलेटर स्टैटिक प्रैक्टिकलिटी है, लेकिन फंक्शनल एटीट्यूड में अगर आप देखें, सॉरी फंक्शनल में देखें तो लाइट रेगुलेशन बढ़ गया है ओवर रेगुलेशन की जगह पे, लेकिन सेकेंड एआरसी हो चाहे वो ऑसबॉर्न गैबलर का फार्मूला हो एनपीएम का, वो बताता है फैसिलिटेटर के तौर पे। अगर आपको क्लैरिफाई होना है तो इस लेवल पे क्लैरिफाई होके लिखना है आपको। अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपका आप जो पूछते हैं उसमें दम है, राइट, तो उससे आपको क्लैरिटी तो मिलेगी मेरी तरफ से। अच्छा खत्म हो गया यहाँ पे। It has been concluded that development of public administration has changed according to the time and situation. New trends are being born due to the development of public administration after globalization. चनपटिया मॉडल, सुखेत मॉडल, ये कौन सा मॉडल है, इथेनॉल पॉलिसी इज वेलकमिंग स्टेप इनटू, ये बहुत अच्छा है आपका, ये आपने बिहार से एंड किया है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज तो लगना चाहिए ना कि यहाँ पे पूछा गया था कि विल्सन को पिता माने कि माता माने कि कुछ ना माने। हाँ सर, ये कंफ्यूजन हो कर रहा दिया था आपने ना उसको, तो यहाँ कंक्लूसिव रिमार्क तो होने चाहिए। तो आपको मैंने क्या बोला, एक ही तरीका आप लोगों को बोला कि आप लोग कंक्लूजन के टाइम में बहुत हरी और स्ट्राइक में रहते हैं, आप लोगों का एकदम बिल्कुल वो हो जाता है, क्लॉग हो जाता है। वो क्लॉग नहीं करना, क्योंकि आपको 30 मिनट दिया गया, जिसको 7 मिनट दिया जाता है वो भी अच्छा कंक्लूजन लिखता है, बिना कंक्लूजन के हिमाकत ही नहीं कर सकता। इंट्रोडक्शन बहुत लोग नहीं लिखते यूपीएससी में, लेकिन कंक्लूजन डिलिबरेटली लिखते हैं क्योंकि मार्क्स कटता जाएगा उनका बार बार, राइट। तो कंक्लूजन बहुत जरूरी है, और ऐसे में वाइड कंक्लूजन जितना आपने लिखा है वो बहुत अच्छा है, बट कंक्लूसिव रिमार्क, पहला स्टेटमेंट कंक्लूसिव रिमार्क। However, the Wilson was equally paralleled with other thinkers or scholars, and even better scholars like Arthashastra. Again, you reiterate. But Wilson's contribution can be seminal according to some Vidwan, आप वहाँ पे लिख दीजिए. And this can be proved by the new Wilsonian state or new Taylorism state, which seems to be in vogue during the new public management. और उसमें आपको अगर और अच्छा लिखना है तो उसमें मैरी ओलियरली का लिखिए कि वो जो बोल रही है सोशली एम्बेडेड प्रोसेस होना चाहिए, ह्यूमन फ्लरिशिंग ऑफ ऑल होना चाहिए, वो संभव ही नहीं है विल्सन के बिना। जब तक
सोसाइटी में रहते हुए भी, इन्वेस्ट होते हुए भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपना प्रोफेशनलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन नहीं करेगा, वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देखिए कौटिल्य ने सारे चीजों पे डाउट किया। उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को बोला चोर तो है ही है, मान के चलो चोर है, ठीक है। वो अमिताभ बच्चन ही बोलता है जाओ जिसका नाम कि मेरा नाम इस पे लिख दिया है ना, तो वो चीज उसने ब्रांड ही कर दिया उन्होंने, ये गलत था। ये ब्रांडिंग करना से क्या होता है, एक ही कलर में आप सारा कुछ नहीं कर सकते। तो वहां पे आपको यहाँ बताना होगा कि इस बंदे ने क्या किया, इसने एक पॉजिटिव इमेज लिया ब्यूरोक्रेसी का, एज्यूम किया, प्रेज्यूम किया, हाइपोथेसाइज किया और बोला कि ये गंदगी जो है ब्यूरोक्रेसी में और इसमें, ये इसलिए है कि हर 4 साल पे राष्ट्रपति बदल जाना है, स्पॉइल सिस्टम है और पूरा रेंट सीकिंग एटीट्यूड है। तो उसको करने के लिए हमें प्रोफेशनलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड और टेक्निकलाइज्ड और बिजनेस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है। इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती इतने क्लियर शब्दों में। तो वो चीज आपको यहाँ लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये सारे मॉडल जो आपने लिखे हैं लिख दीजिए। ये सारे मॉडल ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, डाइकोटमी और स्पेशलाइजेशन दिखता है आज के बिहार एडमिनिस्ट्रेशन में भी, जो हम कहीं ना कहीं विल्सन से सीखते हैं। So saying or denying the fact that Wilson is not the father will not do good. Rather we should take all the thinkers name जो prominently हैं और उनको हमें मानना चाहिए कि they are the, और ये भी लिख देना चाहिए कि if Wilson is the father, कुछ innovation करना है, if Wilson is the father, Kautilya is the grandfather. How does it look? लिख दीजिए, नहीं तो नाना लिख दीजिए, नाना है। तो ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा 1 घंटा मैंने इसी में एक्सप्लेन में ले लिया, होता ही है जब मैं पूरे से बताऊंगा, होता ही है, बट विल स्टॉप ऑन दिस आंसर ओनली टुडे। आप लोग, या एक और मैं लूंगा क्वेश्चन, उससे पहले 1 या 2 क्वेश्चन लेंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें या किसी भी तरीके का आपको स्ट्रक्चर में कोई इशू लग रहा है? एक स्ट्रक्चर का इशू इसमें ये है मेरी तरफ से कि आपको सबसे पहले इसकी खामियां गिनानी थी ज्यादा से ज्यादा, फिर आपको बताना था कि बाकी और कंट्रीब्यूशंस क्या हैं, और उसके बाद इस पे आना था कि विल्सन का भी आइडिया अच्छा है लेकिन वो कम लिखना था, और फिर आपको वे फॉरवर्ड बताना था कि ना इसको पिता मान के ना उसको पिता मान के अब जो पेरिफेरी और कोर का कॉन्सेप्ट चल पड़ा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और वाल्डोवियन पर्सपेक्टिव, प्लीज अंडरस्टैंड दिस ऑल, वाल्डोवियन पर्सपेक्टिव जो था वो सबसे अच्छा था। इसके अतिरिक्त जो अभी हमारा जो इरा चल रहा है उसमें पीटर ड्रकर का जो मॉडल है वो भी एक प्रेमाइस देता है, और जो हमारा एक और बंदा है पॉलिसी पैराडाइम देने वाला, ये इजरायली बंदा क्या है इसका नाम, पॉलिसी पैराडाइम, किसी को याद है पॉलिसी पैराडाइम देने वाला बंदा? यजकल ड्रॉर सर। यजकल ड्रॉर, बहुत ही अच्छा मुरारी जी, पकड़ के रखे हैं सारा कॉन्सेप्ट आप। तो वाल्डोवियन पर्सपेक्टिव को समझिए, वाल्डो, डॉइट वाल्डो, और ये मिनोब्रुक के फादर, एनपीए के फादर, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर वाल्डो इसको चेयर कर रहे थे मिनोब्रुक 1 को। कब? 1968 की बात हो रही है। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो ये बताया गया, इन्होंने बोला इतना झगड़ा मत करो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग है कि पॉलिटिकल साइंस अलग है। ये देखो कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और दोनों सामंजस्य बना के चल रहा है, और प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। क्या बोला इन्होंने? स्टेट को ही एडमिनिस्ट्रेशन घोषित कर दिया। इसकी बुक का नाम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। ये लिखेंगे आप, एक चीज। दूसरी चीज पीटर ड्रकर वाले में लिखेंगे, पीटर ड्रकर ने बोला गवर्नमेंट इज अ फेलियर, गवर्नमेंट इज अ फेलियर इवेंचुअली, और इन्होंने घोषणा कर दी थी पहले ही कि गवर्नमेंट फेल होके रहेगा, मान ही नहीं सकता कि नहीं फेल होगा। तो उन्होंने बोला कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज द वे आउट, एंटरप्रेन्योरशिप इज द वे आउट, और वो हो रहा है, वही चीज हो रही है। गवर्नमेंट को फेज आउट होना पड़ा। वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट में आते ही जो कर्मचारी होते हैं उनको पता चलता है मेरा फिक्स हो गया सैलरी, नोबडी कैन डिनाई मी, तो होगा ही नहीं कभी एडमिनिस्ट्रेशन सही। तो इनका पर्सपेक्टिव ही अलग था, इनको बोला जाता है प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन इन्होंने किसको बोल दिया प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट? किसको बोल दिया बताइए? मैरी पार्कर फोले को बता दिया। मैरी पार्कर फोले से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो पीटर ड्रकर का एक कॉन्सेप्शन आप लिखेंगे, ये लास्ट में भी लिखा जा सकता है या स्टार्ट में भी आप लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं। पॉलिसी पैराडाइम में यजकल ड्रॉर बोलते हैं मेटा पॉलिसी, पॉलिसी ये 2 चीज की जिक्र करनी चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स की और एडमिनिस्ट्रेशन की। बोलते हैं मेटा पॉलिटिक्स को डिजाइन करता है पॉलिटिशियंस, उसको डिजाइन करता है द कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट एंड द डिमांड ऑफ द पीपल, एंड पॉलिसी को कंटेन करता है ब्यूरोक्रेसी।
तो ये तीनों अगर आप ब्यूटीफुली लिख पाए तो आपका एकदम धन्य हो जाएगा ये क्वेश्चन, और आपको फुल एंड फुल मार्क्स दे देगा। तो मैं आपको मार्क्स दे रहा हूँ 60%, ठीक है। 60% मार्क्स है आपका, तो 50 में 30 नंबर मिल रहा है आपको, 30/50। स्ट्रक्चर और सुधर सकता है, जितनी चीजें मैंने बताई वो करिए, स्पेलिंग मिस्टेक कम करिए, बहुत अच्छा है आपका आंसर। एनी क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग यू कैन आस्क डिम्पल और एनी अदर पर्सन। क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। rather than doing the things in hurry we should go and very deep। सर इसको जो है कंक्लूसिव स्टेटमेंट जब डाल रहे हैं तो उसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि इसको पॉजिटिव सेंस में विल्सन को तो दिखाना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल, मैंने क्या कहा लास्ट में, तो मैंने बोला कि ये जो है ऑब्वियसली। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैंने जो बताया शायद लास्ट में आपने लास्ट पोर्शन नहीं सुना। मैंने ये बोला, क्लियरली ये बोला कि लाइक क्लियरली बोला आपको बैलेंस आउट करना है, आपको कंक्लूसिव रिमार्क देना है। स्टिल ही इज द फादर बट अदर पीपल आर आल्सो देयर, मे बी दे आर ग्रैंडफादर। इस क्वेश्चन का जो सर प्रीमियर डिमांड है कि इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में शो करना है, वही सबसे मिसिंग पॉइंट है सर इस देखिए, क्वेश्चन ये का। पॉजिटिव में कहीं से भी शो नहीं करना। कमेंट जो होता है ना, उसमें बिल्कुल डिनाई कर देना होता है स्टेटमेंट को। आप पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, या जो पूछा गया वो नेगेटिव है तो नेगेटिव पे स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। और कमेंट में बिल्कुल उल्टा कर देंगे, 360 कर देंगे। हाँ, आपने सही कहा कि पॉजिटिव से यहाँ पे करना है, क्योंकि ये पूछा है इनजस्टिस, राइट, और यहाँ पे जस्टिस पूछेगा वहां उल्टा कर देना, एकदम सही है। तो वो चीज मैंने आपको बोला कि फादर अगर ये है तो ग्रैंडफादर कोई और है, हो सकता है कुछ पैरेलल लोग हैं, लेकिन इनकी जो क्लैरिटी है थॉट और इनका जो अपना फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच में, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ये चीज आपको लिखना है कंक्लूसिव फर्स्ट लाइन में। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लाइन मैंने बताया, वो सारा कुछ ऐड कर लीजिए। जी मुकुल जी। Sir, my question is about the second part of this question. So it has categorically asked about the further evolution of public administration as a discipline. Then why should you mention about the other people, sir? जो एलपीजी रिफॉर्म हो गया, ये सब जितने हैं नीति आयोग, ये सब उसको मेंशन क्यों करेंगे सर, जब ये एज ए डिसिप्लिन बात कर रहा है, नॉट एज ए प्रैक्टिस। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन आपने इसमें एक चीज मिस कर रहे हैं कि जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं सारे थ्योरी से आ रहे हैं, और वो थ्योरी कहीं ना कहीं इवॉल्व हुआ विल्सन को देख के। जैसे कि एक पॉइंट पे 1887 में स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने जो चीजें बताई, बिजनेस लाइक और सारी चीजें, वो थ्योरेटिकल प्रेमाइस है, एट द सेम टाइम वो थ्योरेटिकल प्रेमाइस है भी नहीं, ये भी प्रूव कर सकते हैं हम वहां पे। तो आपको इतना ज्यादा हार्ड बेंट होकर नहीं सोचना होता है, टेररिस्ट माइंडसेट या एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट में बिल्कुल नहीं सोचना है पब्लिक एड में। आपको यही सोचना है कि अगर मैं जिक्र कर रहा हूँ नीति आयोग का, तो वो क्या है। एक सेकेंड, तो पॉलिसी डायनेमो अप्रोच है, और पॉलिसी डायनेमो अप्रोच क्या है, टॉप डाउन नहीं है, ट्रिकल डाउन नहीं है, ये बॉटम अप अप्रोच है, डेमोक्रेटिक और डिसेंट्रलाइज अप्रोच है। इसी चीज की बात तो उन्होंने भी कही कि भाई एक कोठरी में एक जगह पूरा ढेला बना के रखना है, अगर एक बुरा स्ट्रांग रूम बना के कोई देख ही ना पाए, उसे तो बढ़िया। तो लिबरलाइज किया उन्होंने, धीरे धीरे लिबरलाइज होते हुए आज के डेट में बॉटम अप हो रहा है। तो नीति आयोग किसका है एग्जाम्पल? नीति आयोग न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का एक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेके, रेगुलेटरी स्टेट को मजबूत करने से लेके, फैसिलिटेटर स्टेट को मजबूत करने से लेके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने की बात कर रहा है। वही कहीं ना कहीं वो फादर में बिजनेस लाइक अप्रोच यूज कर रहा है। तो ये थियरी है जी। राहुल जी। सर ये मैं बोल रहा था कि पेपर 1 में सर जो थिंकर्स का वर्ड है, इस आंसर में जो अभी डिस्कस हुआ, इसमें जनरली हम देख रहे हैं कि थिंकर्स का जो मतलब जो वर्ड है उसको बहुत कम यूज किया गया है। तो ये मतलब चलेगा या मतलब थिंकर का मैक्सिमम यूज किया जाए? एक बार और पूछिए। लैंग्वेज वर्ड सर, जो पेपर 1 में सर जो थिंकर को हम थिंकर पोर्शन को जब लिख रहे हैं, तो एज जो थिंकर का जो वर्ड है उसको ज्यादा यूज किया जाए, या मतलब जनरली पेपर 2 का लैंग्वेज में लिख सकते हैं? थिंकर कहीं जैसे इसमें थिंकिंग थियरी, थिंकर इज नथिंग। थिंकर कोई तो वही थ्योरी वो 10th ग्रेडर या 12th या कॉमर्स या इंजीनियरिंग या जहाँ पे भी इनको पढ़ाया जाता है, विल्सन को, टेलर को, वहां हम लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कहीं से थिंकर के बारे में जीवनी वीवनी नहीं लिखनी। लिख रहा है कोई, देख रहे होंगे आपके, जो नहीं लिखता उसको नहीं सर, जीवनी नहीं, मतलब जैसे जो थिंकर का जो थ्योरी का जो वर्ड है, जो स्टैंडर्ड बुक में ड्रिवन है, उसको थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा एडिट करना सही रहेगा? इन्होंने नहीं किया,
इन्होंने एग्जैक्टली लिख दिया। और मैं आपको बताऊं कि मुझे तो ये लगता है कि जो मेरा, अगर आप मेरे से सजेशन मांगिएगा कि क्या चीज यहाँ पे डिमांड है, तो ये वाले में आप बहुत ज्यादा चेंज मत करिए और कीवर्ड में बहुत ज्यादा चेंज मत करिए, लेकिन बाकी सारा चेंज कर दीजिए जो किताबों में लिखा होगा अपनी थिंकिंग के हिसाब से। आपने क्या समझा? जैसे सर जो कीवर्ड है यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन एंड बिजनेस लाइक, उसमें उसका कुछ कीवर्ड था लेस बिजनेस लाइक। हाँ, तो अब यूज करिए। देखिए ये तो इफिशियंसी की बात हो गई ना, नहीं समझ रहे हो? ये तो आप कितना इफिशियंट इन्होंने लिखा, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। अब ये बार बार जाके, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, जो बच्चा इतना लिख देगा ना, वो चीज भी कर लेगा। मैं कराऊंगा वो सब एक्सरसाइजेस। आपको क्यों लग रहा है कि मैं दोबारा आपको नहीं दूंगा? आप थिंकर, जैसे ही आपका थिंकर 10 दिन में खत्म होगा, वापस मैं रिवीजन मोड में 4 या 5 दिन रखा हूं, मैं क्या करवाने वाला हूँ? कुछ यूनिक मेथोडोलॉजी में आप लोगों को बताऊंगा जिसमें रटा दूंगा ये सब वर्ड। ये तो मेरे लिए बहुत ईजी है। अगर आपने इसको उल्टा पुल्टा करके भी लिखा होता तो मैं खुश होता, क्योंकि आप अपना दिमाग यूज कर रहे हैं। लेकिन किताबी कीड़ा बन के मैं चेंज नहीं करा सकता। अगर एग्जैक्टली कोई एक्चुअली सर जस्ट कीवर्ड की बात कर रहा हूँ सर। कीवर्ड एकदम एक्सेलेंटली आपको डबल इन्वर्टेड में लिखना चाहिए, वो सिंगल वर्ड भी हो, एग्जैक्ट कोट करना चाहिए। लेस बिजनेस लाइक या वो चीज तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। हरी इन स्ट्राइक मैंने बताया आपको, कॉन्स्टिट्यूशन का इनएक्शन और एक्शन बताया, ये सब सारी चीजें वो तो लेनी है। देखिए करना क्या है, हर थिंकर में 10 कोटेशन उसका खुद के मुंह से कहा हुआ वो लिख लीजिए, 10 कीवर्ड खुद उसका जो कहा हुआ है वो लिख लीजिए, 3 या 4 किताबें लिख लीजिए, ठीक है? तो एकदम फार्मूला बेस्ड है और उसको रट डालिए, उतना हो जाएगा। फिर गौर नहीं करेगा कोई। जैसे मैं ही देख रहा हूँ तो उसमें गौर करूंगा क्या मैं? इससे क्या फर्क पड़ जाएगा कि वो बोल रहे हैं कि बिजनेस या लेस बिजनेस या अन बिजनेस लाइक? नहीं बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनका ये हेडिंग है, लेकिन कीवर्डिंग उन्होंने किया हुआ है बहुत सारा, डजंट मैटर। या कि कोई किसी और का क्वेश्चन था, प्लीज बताइए। कोई क्वेश्चन था अभी आप लोग रेज कर रहे थे? ओके देन, तो इसमें एक और क्वेश्चन लूं मैं या अभी इसको रैप अप करूं? क्या चाहते हैं आप लोग? मैक्सिमम आप लोग ले लीजिए सर। क्या लगा आप लोगों को? ये जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, उसमें कितना आपको लग रहा है कि इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टेल मी। या क्या क्रॉस क्वेश्चन है वो भी करिए। मैं यहाँ पे खुद का फीडबैक नहीं मांग रहा, मुझे पता है कि व्हाट आई एम डूइंग। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, मुझे बहुत तेज भागना पड़ रहा है, because I only have to conclude and I only have to guide you through, because these are not actual classes. अगर मैं विल्सन का क्लास लूं तो 2 दिन कम से कम लेता हूं, 2-2 घंटे 4 घंटे, और यहाँ 1 घंटे में मुझे कंप्लीट देखना है, स्ट्रक्चर भी बनाना। लेकिन यहाँ पे एक बार काम तो हो नहीं रहा, आपका हैंड होल्डिंग लगातार चलता रहेगा, राइट? तो अगर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन है, किसी भी तरीके का डाउट है, तो अभी पूछ लीजिए आप लोग। एक्सक्यूज मी सर। या सर जब हम लोग इतने बार हम लोग डिस्कस किया एंड ऑल इट वाज लाइक कि हम लोग एनपीएम को हाईलाइट कर रहे हैं, बट देन हम लोग एनपीएम को भी क्रिटिसाइज किए थे क्योंकि उसका एलिटिस्ट बायस था या फिर उसका बेस बहुत नैरो हो गया था, बिजनेस माइंडसेट हो गया था। एंड अगेन जब फाइनली हम लोग उसके आगे इवॉल्व हुए, तो फिर इससे बेहतर है कि हम लोग डेनहार्ट एंड डेनहार्ट का न्यू पब्लिक सर्विस को हाईलाइट करें, बिकॉज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं एंड नॉट प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट। एंड आई थिंक कि विल्सन के टाइम मतलब विल्सन के आइडिया से दैट मैचेस बेटर, बिकॉज विल्सन कॉशन भी दिए थे कि मतलब ठीक है, यू कैन टेक आइडियाज फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, बट योर एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट बिजनेस, मतलब वो ऑर्गेनिक लाइफ है या फिर तो बेहतर है कि उसको वही रखो, टेक द मीन्स नॉट द एंड्स वाला थिंग, अगेन दैट नाइफ वाला लॉजिक। तो फिर एनपीएम से बेहतर है कि हम मतलब थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव रहेगा कि हम सर्विस वाले पे डेनहार्ट एंड डेनहार्ट को उसको लेके चले जाए। ये आपके ऊपर, मैंने यही कहा कि इफिशियंसी की कोई सीमा नहीं है। अभी जितने नए पैराडाइम है उसमें कम से कम 10 नए पैराडाइम आ चुके हैं, और डेली कोई ना कोई रिसर्च पब्लिश होता है जो कि $50 मांगता है वो लोग, जेस्टोर वाला। अगर आपके पास जेएनयू का या बीएचयू का ये सब का एक्सेस, डीयू का एक्सेस नहीं है तो मतलब नई थ्योरी बनाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो थ्योरी है, अगर आप पढ़ेंगे रीस्ट्रक्चरिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोहित भट्टाचार्य का, लगभग 4 बुक है मोहित भट्टाचार्य के, उसमें से कुछ अगर आपके पास एक्सेस है तो थोड़ा बहुत उलट के देखिए, बहुत फायदा हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्शन आपने बताया, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का नया पैराडाइम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है ना आखिरकार, प्राइवेट है नहीं। सारा कुछ बेच तो देंगे नहीं, अगर बेचते कुछ भी स्ट्रेटेजाइज करते हैं, लेकिन फिर भी बिक ही नहीं रहा। बेच पाएंगे, लोगों को पता है
तो यहाँ ब्लैक बर्ग्स मैनिफेस्टो आता है। ब्लैक बर्ग्स मैनिफेस्टो में यही चीज बताई गई है, लोकेट द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनसाइड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जहां बॉडी है वहीं आत्मा खोजिएगा ना, कि ब्यूरोक्रेट्स को सेवा करने के लिए भेज दीजिएगा उनके पास, ठेकेदारों के पास नहीं भेजना है। तो ये ब्लैक बर्ग्स मैनिफेस्टो को अगर आप मेंशन कर पाए तो एनपीजी एनपीएस सारा का कॉन्सेप्ट एक ही जगह आ जाएगा कि लोकेट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन को लोकेट करनी है उसकी आत्मा में, जो कि सर्विस में है, ना कि केवल डिलीवरी या कस्टमराइजेशन या ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन, थॉरली प्राइवेटाइजेशन में। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक अच्छा एग्जाम्पल आपने मौका दिया तो मैं एग्जाम्पल प्रस्तुत करता हूँ। ये आपको हरिबम के नए वाले बुक में मिल जाएगा, एकदम लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा तो उसमें कोविड-19 का एग्जाम्पल सब है। तो कोविड-19 के एग्जाम्पल में एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या दिखा गया, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो ऑक्सीजन क्या होना चाहिए था, ऑक्सीजन तो पब्लिक गुड है ना। Yes. तो पब्लिक गुड मिलना बंद हो गया। दवाई जो है वो क्या है, पब्लिक गुड है। कुछ भी हो जाए, नेक्साबर और वो सबका आपने देखा होगा, अगर आपको याद हो, कैंसर की दवा वगैरह भारत सरकार ने नहीं बाना, बोला भैया हमें तो यहाँ जरूरत है, इतने सारे कैंसर के लोग मरे जा रहे हैं, तुमको बिजनेस सूझ रहा है, मैं जेनरिक बनाऊंगा, ठोक के बनाऊंगा बिल्कुल। तो बनाया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे मार्केट भी फेल हो गई। मार्केट में ऑक्सीजन उनको मिल रहा था जो कि एकदम हाईली ऑफ थे, मंत्री संतरी और इन लोगों को। तो इसको बोलते हैं कि भाई एनपीएस तो हो ही नहीं पाया, एनपीएम बिल्कुल फेल हो गया मार्केट स्टेट, और गवर्नमेंट फेलियर ऑलरेडी था। जाए कहाँ पे, तब ये बताया गया कि एनपीएस और ये सारा कुछ छोड़ छाड़ के एनपीजी वाले मॉडल को देखा जा सकता है थोड़ा बहुत, न्यू पब्लिक गवर्नेंस। और न्यू पब्लिक गवर्नेंस में पब्लिक बहुत मायने रखता है। पब्लिक का मतलब यहाँ गवर्नमेंट लेड है, बट यहाँ पे एनजीओज का रोल, मसीहा, गरीबों का मसीहा सोनू सूद, बिहारी भैया बन गए ये अब। तो एनजीओ, सोनू सूद, ये सब जैसे लोगों का जो करिज्मेटिक पर्सनालिटी है वो यूज हो रहा था कहीं ना कहीं। ये सोनू सूद किसको सपोर्ट कर रहे थे पता है आपको, एसडीएम, डीएसपीज, डीएम्स को सपोर्ट कर रहे थे। इतना सक्षम हो गए थे ये, अपने करिज्मेटिक पर्सनालिटी के बल पे, अपनी पहुंच के बल पे टॉप डाउन मदद कर पा रहे थे। और ये लोग बहुत अच्छे से काम कर पा रहे थे। क्यों, वॉलंटियर्स दे पा रहे थे। ये सोनू सूद के कहने से वॉलंटियर्स तैयार हो जाते थे, डर वर छोड़ के एकदम कफन बांध के तैयार कि मैं सेवा करूंगा, क्योंकि सोनू भैया ने बोला है, सोनू सूद भैया। तो एनपीजी के कॉन्सेप्ट में आपको ये चीज डेनहार्ड एंड डेनहार्ड वाला जो गुण है, जो ब्लैकबर्ग मैनिफेस्टो का गुण है कि लोकेट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लोकेट द सर्विस इनसाइड विच एवर सेगमेंट यू कैन। तो यहाँ गवर्नेंस है, गवर्नेंस मतलब नेटवर्क मॉडल। तो सर्विस तो है ही, लेकिन सर्विस को लोकेट हम करेंगे कहाँ, ना गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट फेल हो रही है, ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, खुद ही छुप गए हैं। और लेकिन मैं पूरी बात ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे गवर्नमेंट छुप गए, बहुत सारे लोग मरे यहाँ पे फ्रंट पे, तो हम उनको नहीं भूल सकते। गवर्नमेंट फेलियर, मार्केट फेलियर, तो हम जाएंगे कहाँ पे, गवर्नेंस पे जाएंगे। जनता अगर एक जगह एकीकृत हो जाएगी, पावर बन जाएगा, और सारे लोग एक दूसरे को बिना ये मुंह देखे हुए कि तुम ब्यूरोक्रेट हो, तुम हीरो हो, तुम जीरो हो, तुम गरीब हो, तुम ये हो वो, तो एनपीजी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया। तो ये सब चीज, तो जितना ज्यादा इफिशियंसी की कोई सीमा नहीं है ना। अब लिखिए, आप लिखेंगे, आपका कॉपी जो है कौन बोल रहे थे अभी आप, प्लीज टेल मी। शिवांगनी सर, मेरी कॉपी बहुत अच्छी नहीं है, अरे मतलब नहीं, डोंट डिक्लेयर, डोंट डिक्लेयर। अच्छा नहीं भी हुआ तो भी मैं चैलेंज नहीं कर रहा आपको, आपके आइडियाज अच्छे हैं, ये सब लिखिए ना उसमें। आई एम रेडी टू चेक, आप जिस भी लेवल पे जाओगे। और ये चीज भी मैं बोल रहा हूँ, बीपीएससी का कॉपी लिखते वक्त कभी से भी ये भावना ना है कि एग्जामिनर बहुत कमजोर होगा, हो सकता है मुझे बुला ले ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, यहीं पे करते हैं हम लोग बंद। अभी मैं तुरंत के तुरंत आप लोगों को 3 दिन का दूंगा, और आपको हाँ बुलाया जा रहा है। अब अभी ऑफर आया था भाई, पार्ट वगैरह में भी लोगों की जरूरत है, मुझे भी ऑफर आया था, आई डिड नॉट डू बिकॉज पैसा नहीं है उतना, ठीक है, बिना पैसा के नहीं करना है, बिना पैसा के आईएएस कर सकता था, ये सब नहीं करना है। चलिए ठीक है, तो इतने पे रखते स्टॉप करते हैं। जी 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 सर, कल का एवोल्यूशन अभी तक नहीं मिला है सर, ना ही मॉडल आंसर सर। अब मॉडल आंसर एक मैंने दिया आपको, रिलीवेंस ये मत बोलिए नहीं मिला है, जितना दिया गया उसको आपने सर। कंप्लीट कर लिया। तीनों वीडियोस देख लिए 2-3 बार आपने, रिलीवेंस देख लिया आपने, आपकी कॉपीज बाकी पढ़ लिया आपने, पीयर रिव्यू भी करिए अगर टाइम मिलता है तो। और ओके बहुत सर। ज्यादा इनपुट जा रहे हैं मेरी तरफ से, बहुत फास्ट, तो ओके प्लीज सर। आप थोड़ा सा वो करिए। 48 घंटे नॉर्मल है किसी का भी स्टैंडर्ड। ओके ओके सर। अगर आपको दूसरे से चाहिए मैं बहुत फास्ट करवा दूंगा नो काम सर। बोल दीजिए, थोड़े से चुपके से फोन कर दिया, सर कर दीजिए ना सर, कोई बात नहीं, आई विल डू दैट।
लेकिन ऐसे मुझे ईमानदारी बहुत ज्यादा मेरे में कूट के भरी हुई है। आपको एक्सेलेंट दूंगा, स्पेशलाइज्ड चीजें दूंगा, टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि रेडिली मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखिएगा रिलेवेंस वाले में भी पॉइंटर्स हैं, इजीली समझ में आते हैं। 8 पेज के हैं, बनाने में 2 बज गया था, 9 बजे से लगा तो। सो थोड़ा सा बियर करिए मेरे साथ, और आप वीडियो देखिए जाके, तीनों पीयर रिव्यू करिए। जो अभी कल का मुरारी जी का सबसे बेस्ट था वो पढ़िए, बाकी 2 लोगों का और बेस्ट था वो पढ़िए। वो सब मैं एकदम इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाइए। डिमांड अपनी तरफ से कम रखिए, मैं फुलफिल ज्यादा करूंगा। डिमांड ज्यादा करेंगे तो मेरे में ये होता है थोड़ा सा, है ना, घर्षण ज्यादा हो जाता है, फ्रिक्शन हो जाता है। अभी देखिए कितना एनर्जी डालना पड़ता है एक क्वेश्चन को चेक करने में। एक कोई टीचर मुझे खोज के बताइए जो मेरे लेवल का, मैं उसमें नतमस्तक होकर उनका मैं शुक्रगुजार कर दूंगा जिंदगी भर के लिए, मैं बता रहा हूँ। बिकॉज nobody can dare to do like this in democracy, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत है। बच्चे नहीं समझते हैं, बच्चे अपने प्रॉब्लम समझते हैं, टीचर्स का नहीं। तो यहाँ पे वीडियो ऑन नहीं करता कोई, चैट वैट ऑन नहीं करता, ऐसे ही चैट चलता रहता, गाली दे कुछ भी दे और वो रहता है, बैन कर देता है तुरंत का तुरंत। क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। ठीक जी, आई नीड्स ऑन मोर हेल्प सर। सर मैं बिहार से तो हूँ सर, लेकिन बिहार एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या एग्जांपल कोट करना है सर? मिल जाएगा आपको। देखिए धीरे धीरे तो प्रोग्रेस करिए ना। क्योंकि उसके बारे में जरा सा भी आइडिया नहीं मुझे है ये सर। लगता है कि आज जो मैंने पढ़ाया आपको उसका आपको जिक्र करना चाहिए था, अभी इससे पूछना चाहिए था आपको। ये आपके पास कितना गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी कि आपके साथ एक 10 साल से जो दे रहा है उसमें पूरा का पूरा इतना कुछ ज्ञान लेके आ रहा है, उससे आपको सीखने का मौका मिल रहा है। और आप उसमें बिहार एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं बताया गया क्या? बताइए तो 25 एग्जाम्पल तो यहाँ बिहार एडमिनिस्ट्रेशन के दिए गए। अब आप उसको जाके पढ़िएगा रिलेवेंस में, उसमें मैंने बाई पार्ट का एग्जाम्पल लिखा है, उसमें मैंने बहुत सारा ढेर सारा लीकर पॉलिसी और ये सब एथेनॉल पॉलिसी यहाँ पे जिक्र हो रहा है, जीविका मॉडल, जीविका दीदी। आप निश्चिंत रहिए, एक ऐसा बड़ा वाला आपको डॉक्यूमेंट दूंगा जिसमें 10 पेज में एक लाइन से वन पॉइंटर में लिखा होगा 1000 एग्जाम्पल। जो यूज करना होगा करिएगा, दम लगा के यूज करिएगा। बिहार एग्जाम्पल एकदम निश्चिंत रहिए, वैल्यू ऐड एकदम निश्चिंत रहिए। आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया, जल्दी आपका काम हो रहा है, गॉड को धन्यवाद दीजिए, मेरे को दीजिए ना दीजिए, लेकिन गॉड को जरूर दीजिए। ठीक है, तो ये चीज है, खुश रहना है, अंदर से मजबूत फील करना है। हम बहुत अच्छा लिखेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा जा रहे हैं। मुझे तो बहुत गुमान है इस चीज पे जो मैं प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ईगो नहीं, थोड़ा अच्छा फील करता हूँ। तो आप लोग भी अच्छा फील करिए। प्रेशर एंड टाइम को कोई नहीं मना कर सकता, 3 महीने में आपको करना है। ठीक है, 10 दिन बढ़ जाए अच्छी बात है, बल्ले बल्ले 10 दिन में भांगड़ा करेंगे और फिर बढ़िया से लिखेंगे। दारू भी ऑन होने वाला है, कोई लोग पीना चाहेंगे तो पी लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद। एनीवेज लाइटर नोट पे रख रहा हूँ, किसी चीज का बुरा मत मानिएगा। आई डोंट डू एनी पर्सनल कमेंट ऑन एनीबॉडी। ओके देन, जय हिंद। सर फिनिश करते हैं सर एक क्वेश्चन था जी। मैं अभी क्लास ऑफ कर दिया क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड था 8 बजे तक ही रखिएगा सर। क्लास ऑफ है, आप में से जो जाना चाहें, बाकी डिस्कशन के लिए जिनको रहना रहिए, मैं 10 मिनट और दे सकता हूँ जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर जिस तरह से कंटेंट लिख रहे हैं, कंटेंट को कंसाइज नहीं कर पा रहे हैं, हो जाएगा, 6 पेज से ज्यादा हो जा रहा है। देखिए हो क्या होता है। एक और चीज मैं सर ऐड करूंगा सर यहाँ पे। मुरली जी बताइए। अभी जैसे मैंने आज वाला भी कॉपी लिखा, कल वाला भी कॉपी लिखा। अब देखिए मेरे को लिखने के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें पता है जो कि मैं वहां नहीं लिख पा रहा हूँ चाह के भी, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे कम टाइम में ज्यादा चीज प्रोड्यूस करना है 5 से 6 पेज के अंदर। तो अफसोस तो होता है कि ये चीज छूट गया। तो इसमें वही 5-6 पेज में और विद इन टाइम लिमिट्स, ये सब चीजों पे भी सर, क्योंकि ये आउट ऑफ द राइटिंग के अलावा ये सब सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं। सो आई थिंक उस पर भी थोड़ा अगर आप कुछ 1-2 शब्द बताते सर। एक बार दोबारा बताइए क्या अब सर जैसे हो गया। मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है ना सर, मतलब टाइम लिमिट और 5-6 पेजेस के अंदर। क्योंकि मैंने लिखने के बाद इसे किया कि मेरी बहुत सारी चीजें और भी मुझे पता थी जो मैं नहीं लिख पाया हूँ आप, क्योंकि मुझे बाद में दूसरों के कॉपी से पता चलता है कि अरे तो वो तो सर होना ही है ना, तो ये तो सर होगा ही ना हमेशा। यहाँ पे यही लोग है कि दूसरों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना। यहाँ ग्रुप जो बना है उसका भी एक बेनिफिट आप लोग उठाइए। जो टॉपर कॉपी में तो तुरंत 4 बार 5 बार पढ़िए, वीडियो को देखिए। 3 वीडियो मैंने जो भेजे हैं, रिलेवेंस वाले पेज जो आपको मिला है उसको पढ़ लीजिए। उतना काम अगर आपका कंप्लीट है तो फिर आपका जितना भी उसमें से नोट्स आया है वो वहाँ स्क्रिबल होके आपका इम्प्रूव हो जाना चाहिए। भले ही आप रीराइट अभी ना करें, 10 दिन के बाद जो 4 दिन बफर मिलेगा उसमें कर लीजिएगा तो हो जाएगा। बहुत अच्छा आपका सजेशन है जी। सर ये जैसे यही कॉपी जो है, जो सर जब डिस्कस कर रहे थे, ये मेरे ख्याल से अगर जो वहाँ के कॉपी में लिखा जाए तो 10 पेज प्लस जाएगा।
नहीं देखिए, मैं ही बोला, देखिए अब मैं क्या बोलता हूँ, देखिए वही मैं बोल रहा हूँ सर। नहीं होता क्या है, देखिए अभी क्या होता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आदमी लिखता है, तो मैं भी इतना मानता हूँ कि ये कॉपी जो लिखा गया होगा उसमें रिसर्च का 30 से 40% योगदान होगा। नेचुरल कंडीशन में आपको दूं मैं तो इतने सारे कीवर्ड भी आप लेके नहीं आ पाएंगे, मैं जानता हूँ, तुरंत पढ़ा हुआ ये कंटेंट है। लेकिन देखिए ये एनरिचमेंट लेवल 1 होने के बाद आपने पढ़ा, फिर लिखा, फिर मैंने डिस्कस किया क्लास में, फिर मैंने आपको वीडियो दिया बना के आपका जो बेस्ट कॉपी है, फिर आपने दूसरों के कॉपीज देखे, तब तक आइडिया इतना इनरिच हो गया रहता है कि आप छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते, तुच्छ चीजों पे आप उसको हटा देते अपने आप, और आपका दिमाग ग्रेजुएटेड हो जाता है और ग्रेजुएटेड पॉइंट्स लिखने लगता है, एनालिटिकल पॉइंट्स लिखने लगता है और वैलिड पॉइंट्स ज्यादा लिखता है, और अनर्गल चीजें जो आप लिख रहे थे वो आपको आत्मज्ञान आत्मबोध हो जाता है। तो ये चीज आपको प्रोसेस है। अगर आप चाहेंगे कि एक बार में लिखा और बहुत जबरदस्त लिख दिया तो नहीं होगा वो चीज। मैं लेकिन खुश ये हूं कि किसी भी तरीके से लिखो, देख के ही लिख दो, लेकिन अगर आपको ऐसा लिख दो, अगर आप स्टार्टिंग में कंटेंट तो ले आ रहे हो ना, अल्टीमेटली कंटेंट डिफरेंशिएशन का गेम है, फिर थिंकिंग का, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू का, ये सब बढ़ाते रहोगे धीरे धीरे आप, तो ये आपका हो जाएगा। ये प्रोसेस है, क्वेश्चन आपका वैलिड है, लेकिन ये प्रोसीजरल चीज ये देखनी पड़ेगी आपको। ये अभी कंटेंट ज्यादा प्रभावी होगा, ज्यादा लिखेंगे आप, लेकिन समझते 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 आपका कंटेंट मैच्योर हो जाएगा, और धीरे धीरे जब इंटरकनेक्टिविटी आप थिंकर में बनाएंगे, तब जब वापस 10 थिंकर लिख के यहाँ पे आएंगे ना, तो आपको ज्यादा आत्मबोध होगा, ज्यादा आत्मज्ञान होगा, ज्यादा इनलाइटनमेंट में रहेंगे आप। फिर बोलेंगे कौटिल्य को मैं रिग्स के हिसाब से भी समझ सकता हूँ, विल्सन के हिसाब से भी समझ सकता हूँ, लेटर डेवलपमेंट, पोस्ट मॉडर्निज्म, अगर मैं जिक्र करता रहा लगातार लगातार तो आपको बहुत सारे पॉइंटर मिलेंगे। उन चीजों पे आपको गौर करना है जी। और कोई क्वेश्चन? सर आप ब्लैक बॉक्स मैनिफेस्टो का कॉन्सेप्ट एक बार समझा सकते हैं? आई मीन हमको, मेरे ध्यान में ही नहीं है, हमको पॉलिसी पैराडाइम में याद है ब्लैक बॉक्स, बट देन अदरवाइज नहीं। ब्लैक बॉक्स मैनिफेस्टो देखिए, इसमें क्या है, अमेरिका में जो है यूएसए से ही सारे आइडियाज आ रहे हैं, यूएसए का आइडियाज, ये आपके जब लेट डेवलपमेंट है ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। जब एनपीएम मॉडल आया ना, तो इसमें स्टेट को हॉलो कर दिया, हॉलोइंग आउट ऑफ स्टेट इसको बोलते हैं, हॉलोइंग आउट ऑफ स्टेट, या इसको क्या बोलते हैं, डीकॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी या डीकॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टेट। मतलब ये कि स्टेट का जो साइज था, फैट स्टेट था, उसको धीरे धीरे कम करते गए और मार्केट का साइज बढ़ाते गए। इससे कुछ लोग संतुष्ट नहीं थे, कुछ विद्वान, कुछ स्टूडेंट संतुष्ट नहीं थे, यूएसए के कुछ यूनिवर्सिटीज के। उन्होंने बोला कि अगर मार्केट स्टेट ऐसे ही बढ़ता रहा तो गवर्नमेंट का जो रियल कॉन्सेप्शन और आत्मा था, कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी थी कि हम आपको पावर दे रहे हैं और पावर का यूटिलाइजेशन सबके लिए समान रूप से होना चाहिए, जिसमें हमें कितना पैसा हमारे पास है, मेरा चेहरा कैसा है, कौन से रेस से मैं आ रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, ये आप नहीं देख रहे थे। वो कॉन्सेप्शन अगर खत्म हो गया, पब्लिक गुड का कॉन्सेप्ट आपने खत्म कर दिया, आपने हर चीज पे यूजर चार्जेस लेना स्टार्ट कर दिया, तो मार्केट मॉडल कितना बुलंद हो जाएगा एक दिन कि खाई बढ़ने लगेगी। और वो दिख भी रहा था, उन्होंने बहुत बहुत तरीके से लोगों को बताया कि ये खाई इतना बढ़ जाएगा कि हैव और हैव नॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो मार्क्सिज्म सिस्टम में देखने को मिलता है। ये लोग बोला कि सोशलिस्टिक सिस्टम भी बहुत ज्यादा रिग्रेसिव है, लेकिन ओवर कैपिटलिज्म या ओवर मार्केटिज्म भी बहुत ज्यादा रिग्रेसिव है। तो इन्होंने ब्लैक बॉक्स मैनिफेस्टो में ये चीज, ब्लैक बॉक्स नाम की जगह होगी, कुछ होगा, इतना मुझे भी ध्यान नहीं है, बट ये मैनिफेस्टो उन्होंने लिया ब्लैक बॉक्स के नाम पे। उन्होंने इसमें ये चीज बोला कि स्टेट का हॉलोइंग आउट गड़बड़ नहीं है, डीकॉन्सेंट्रेशन, डीब्यूरोक्रेटाइजेशन और मार्केट स्टेट का होना गड़बड़ नहीं है, बट एट द सेम टाइम द कॉन्शियंस ऑफ द स्टेट, द कॉन्शियंस ऑफ सर्विस इन द स्टेट मस्ट नॉट बी मार्ड डाउन। उसको कम नहीं करना है हमें, उसको क्या करना है, उसको बैलेंस आउट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम बोलेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एक रिस्पॉन्सिबल फादर फिगर था, उसको हमें क्या करना है, जैसे कि एनपीएम में बताया गया था, कॉन्ट्रेक्चुअलाइजिंग या डीकॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें स्टेट था जो कि प्रिंसिपल बोला गया, और यहाँ पे जो स्टेट के अपैरेटस को काम करने वाले अंबानी बंबानी जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो थे। तो ये क्या हो गए, ये प्राइवेट ओनर्स हो गए, या ये पीपीपी मॉडल में आपका ये पब्लिक वाला कॉन्सेप्ट हो गया गवर्नमेंट का, और ये प्राइवेट का हो गया, और इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो रही है। तो इसमें अब ब्यूरोक्रेसी का रोल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, जिसको बोलते हैं हम लोग, बिचौलिए का हो गया था। ब्यूरोक्रेसी कहीं अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रही, और जब आप किसी को अथॉरिटी नहीं दोगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, तब गड़बड़ हो जाएगी,
तब ये ज्यादा इधर जाएंगे प्राइवेट वाले के पास, ये स्टेट में अपने आप को लोकेट नहीं कर पाएंगे। ये ऐसी बात हो जाएगी कि आदमी मर गया है और उसका इच्छा पूरा नहीं हुआ, या ऐसा जो कॉन्सेप्ट है उसमें भटक रहा है वो आसपास। तो ब्लैक बक्स मैनिफेस्टो वालों ने बोला कि देखिए दोबारा हमें ये जन्म देना होगा ब्यूरोक्रेसी के आइडिया को, कि ब्यूरोक्रेसी वाज फॉर गुड, पेजोरेटिव यूज ठीक है, मार्केट को बहुत ज्यादा या प्राइवेट को बहुत ज्यादा तरजीह देना ठीक है, क्योंकि हमें डिफरेंशिएटेड सर्विस चाहिए, पब्लिक चॉइस अप्रोच चाहिए, लेकिन स्टेट की जो आत्मा है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। तो इसमें एक जो कॉन्सेप्शन आ रहा है वो फैसिलिटेटर स्टेट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, कि ब्यूरोक्रेट इज द जो मीडिएटर एंड फैसिलिटेटर एंड इम्प्रूवाइजेशन ओरिएंटेड कॉन्सेप्शन, जिसमें कि सर्विस की भावना को ये इनेक्ट करता है और हर बार स्टेट को चेताता है कि सर्विस इज अ थिंग, पब्लिक का कल्याण होना चाहिए, कम से कम यूजर चार्जेस या फ्री पब्लिक गुड्स होने चाहिए। और इसीलिए इसको एक फादर फिगर के तौर पे या एक मीडिएटर या फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड के तौर पे बीच में लोकेट करना चाहिए, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, स्टेट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। इसका योगदान बिल्कुल कम नहीं कर देना चाहिए। तो इसका योगदान क्या क्या हो सकता है? फैसिलिटेटर के तौर पे, इसका योगदान फ्रेंड के तौर पे, फैसिलिटेटर के तौर पे, एक फ्री एंड फेयर एडवाइस के तौर पे। अगर हम इसको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, इसको इज्जत देंगे, इसकी सर्विस ओरिएंटेशन को जागृत कर देंगे, तो प्राइवेट ओरिएंटेशन वाले बहुत ज्यादा प्रॉफिटियरिंग नहीं करेंगे, मोनोपोलिस्टिक और मोनोसोनिक टेंडेंसीज नहीं अपनाएंगे। यही ब्लैकबर्ग मैनिफेस्टो का था। ब्लैकबर्ग मैनिफेस्टो डेनहार्ट और बाकी लोगों के लिए न्यू पब्लिक सर्विस, न्यू पब्लिक गवर्नेंस और बाद के सिस्टम्स के लिए एक बेस बना है। जी ओके सर, या ठीक है, ये बेसिकली यही है। और भी ज्यादा इसमें अगर आपको चाहिए तो मैं दोबारा उसको देखूंगा और फिर मैं आपको नो सर, मतलब उसको यूज बताऊंगा। करना आना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, इतना वो तो आपको टाइम भी ये नहीं है। समझ लीजिए कि लोकेटिंग द पब्लिक ब्यूरोक्रेसी विद इन द पब्लिक सर्विसेज और विद इन द पब्लिक गवर्नेंस सिस्टम, ये एक लाइन में बोलूं तो ब्लैकबर्ग मैनिफेस्टो का कोर है। इसी थ्योरी पे बाकी सारी थ्योरीज बन रही है, डेनहार्ट सारे इसी के बेसिस पे बना रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। जी क्या पूछा गया है? थैंक यू सर। गुड नाइट सर। ओके ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, मुझे भी काम और बहुत सारा है तो मुझे दीजिए अभी इजाजत। ठीक है, जो भी पूछना होगा पर्सनली भी पूछ सकते हैं, मैं ऑडियो करके मैसेज कर दूंगा। ओके, कीप राइटिंग, कीप इम्प्रूविंग। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं।